इसके अंदर ऑब्वियसली जैसे हम नॉर्मल लैब करते हैं, सिंपल लैब है, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस कर दो, इंस्टेंस को लॉन्च करो, देखते हैं डाउनलोड कर लीजिए एंड EMI चूज करो। और इसमें कोई डाउट नहीं है इंस्टेंस को लॉन्च करने के टाइम क्या कैसे प्रोसेस है। है तो मैं तीन फीचर यूज़ करूँगा, अदरवाइज मुझे नया बनाना पड़ेगा। नहीं होगा कोई फीचर नहीं और यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग VPC डिफ़ॉल्ट VPC है सबनेट। अगर आप चूज़ करना चाहो किस एबिलिटी जोन में बनानी है तो आप चूज़ कर सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं चूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग किसी भी रीजन में बनाते हो। तो मैं 1A चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे एक पब्लिक IP देनी है इस मशीन को, अदरवाइज मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। पब्लिक IP दे दी मुझे, RDP अलाउड है ताकि मैं रिमोट ले सकूँ। मैं 2-3 प्रोटोकॉल और HTTP अलाउ कर देता हूँ एंड देन वन मोर थिंग HTTPS भी अलाउ कर देता हूँ मैं, HTTPS भी अलाउ कर दूँगा एंड कस्टम की जगह मैं एनीवे कर दूँगा, कस्टम की जगह एनीवे कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया एंड देखो ये देखो स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 30 GB की मिली है स्टोरेज, ठीक है। तो मुझे स्टोरेज क्या स्टोरेज मुझे वाइल लॉन्चिंग द इंस्टेंस में लॉन्च करूँ तो यहाँ पे ऐड वॉल्यूम करूँगा, 8 GB का स्टोरेज यहाँ पे ऐड करूँगा। स्टोरेज टाइप जो भी लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। तो GP3 यहाँ पे है स्टोरेज टाइप, वाइल लॉन्चिंग द इंस्टेंस मैंने एक एक्स्ट्रा स्टोरेज ऐड कर दिया, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू लॉन्च। अच्छा, और इसके अंदर कोई टैग वैग भी देनी है आपको तो टैग वैग भी दे सकते हो आप यहाँ पे। अच्छा, आप कोई कमांड वन भी चलाना चाहते हो लेट्स से, तो यहाँ पे कमांड टाइप कर दो पावर शेल की कमांड, ठीक है। विंडोज है तो पावर शेल की कमांड आएगी। तो वाइल लॉन्चिंग द इंस्टेंस आपको कमांड चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमांड रन करते हुए ये सारी चीज़ चल जाएगी, वो हम देख लेंगे आगे। एक और मैं आपको लैब करा दूंगा, तो उसके अंदर हम यूज़र डेटा करके बोलते हैं, वो टॉपिक आगे है तो वो हम देख लेंगे। तो ठीक है, ये इंस्टेंस मैंने लॉन्च कर दी, ठीक है। तो ये इंस्टेंस लॉन्च हो रही है और इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा स्टोरेज भी ऐड कर दिया लॉन्चिंग द इंस्टेंस। तो जब ये स्टेटस 2/2 आ जाए तो हम इसको देखते हैं ना। तो मीनवाइल हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, राइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली थी जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। और इसके अंदर इंक्रिप्शन लगा सकते हो, 256 बिट की इंक्रिप्शन लगा सकते हो और कॉपी कर सकते हो इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट अलाउ। अगर अगर इनक्रिप्टेड है आपके वॉल्यूम तो स्नैपशॉट बनाओगे तो इनक्रिप्शन कर सकते हो, अगर इनक्रिप्टेड है तो बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड ही बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। यस, अब EFS है तो EBS तो हमने देखा था। EBS इज फॉर EBS वॉल्यूम क्या कर EBS वॉल्यूम के बारे में हमने देखा कि भाई मल्टीपल इंस्टेंस के साथ उस वॉल्यूम को आप अटैच कर सकते हो। जैसे मैंने एक EBS वॉल्यूम बनाया, ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंस को अटैच कर सकते हो बट विद इन सेम अवेलेबिलिटी जोन, राइट, क्लियर, जो हमने देखा लास्ट स्लाइड में। अब ये क्या बोलता है, EFS क्या बोलता है, ये EFS स्टोरेज है, इसको अटैच कर सकते हो मल्टीपल EC2 इंस्टेंस के साथ बट विद इन डिफरेंट एजी, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आए सेम एजी के लिए EBS और डिफरेंट एजी से अटैच करने के लिए आपके पास EFS है, क्लियर। मैनेज ऑब्वियसली नेटवर्क फाइल स्टोरेज के थ्रू ये चलेगा। तो अगर जब जिस भी मशीन के साथ EFS अटैच कर रहे हो तो जैसे कि हमने RDP सेलेक्ट करा, HTTP सेलेक्ट करा, HTTPS सेलेक्ट करा ना, वैसे ही आप क्या सेलेक्ट करोगे, NFS प्रोटोकॉल, ठीक है। ताकि ऑब्वियसली अब अगर NFS अलाउ ही नहीं है तो एक्सेस कैसे करेगा इस स्टोरेज को मशीन, ठीक है। तो आपको NFS मशीन के अंदर अलाउ करना पड़ेगा, जैसे जैसे हमने अभी करा था ना RDP HTTP HTTPS, वैसे ही आपको NFS भी अलाउ करना पड़ेगा ताकि इस स्टोरेज को ये एक्सेस कर सके मशीन, ठीक है। और मल्टी एजी के लिए है, जैसे हमने देखा हाई
हाई अवेलेबिलिटी के लिए स्केलेबिलिटी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, एंड एज पे एज यू गो मॉडल भी, ठीक है। ऑब्वियसली वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें नहीं चाहिए। एंड इलास्टिक फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं। यूज़ केसेस का क्या है कि भाई कंटेंट मैनेजमेंट, वेब सर्विंग, डेटा शेयरिंग, वर्डप्रेस। देखो ईएफएस, हमें ऑब्वियसली अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए ईबीएस लोगे या ईएफएस लोगे, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ईएफएस होना चाहिए। रीजन बीइंग इज लाइक कि अगर लेट्स से एनी हाउ अगर मैं ईबीएस लेता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें कहाँ करनी पड़ेगी, विद इन सेम एजी, राइट। तो सेम एजी तो गुड प्रैक्टिस है नहीं। लेट्स से विथ समहाउ वो एजी डाउन चला गया, राइट। तो आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है ना, आपके सारे जो भी कंटेंट आपका, जो भी आपका जहाँ भी अपने होस्ट करके वो सारी चीज़ें डाउन चली जाएंगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ईएफएस ले लो। ईएफएस का ये फायदा हो जाएगा कि मल्टी एजी की मशीन आप कनेक्ट कर सकते हो कि भाई लेट्स से भाई किसी वजह से एक एजी काम नहीं कर रहा है तो दूसरे एजी के थ्रू आपका सर्वर उसको सर्व करके और आपके क्लाइंट के पास वो कंटेंट पहुंचा सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी, आपके पास ईएफएस इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। यूजर्स एनएफएस प्रोटोकॉल, ऑब्वियसली एनएफएस आपको अलाउ करना पड़ेगा, 4.1 प्रोटोकॉल यूज करता है, राइट। दैट इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दिस प्रोटोकॉल। सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे आप सिक्योरिटी ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हो ईएफएस का एक्सेस। जैसे कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपने एनएफएस अलाउ कर रखा होगा तब तो एनएफएस एक्सेस कर सकते हो, अगर नहीं अलाउ कर रखा है तो नहीं कर सकते हो एनएफएस। सेट किया। जैसे ही आपने आरडीपी, अगर मैं आरडीपी वहाँ से अलाउ ना करूँ, ठीक है, वाले मशीन में लॉन्च कर दूँ, आरडीपी अलाउ नहीं है उस मशीन के अंदर, तो मैं उसका रिमोट भी नहीं ले सकता, ठीक है। भले आपने मशीन लॉन्च कर दी है, उसके पास इंटरनेट भी है, बट अगर आप एचटीटीपीएस नहीं अलाउ करोगे तो उस मशीन से आप कोई वेबसाइट भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपको अलाउ करना पड़ेगा इनसाइड। जैसे आपका विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है ना, फायरवॉल के अंदर जो 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 चीज़ें अलाउ करोगे वो अलाउ होगी, नहीं अलाउ करोगे तो वो चीज़ें ब्लॉक होगी, और आपके पास एक्सेस हो या ना हो, राइट। सर कॉम्पेटेबल विथ लिनक्स बेस्ड एएमआई नॉट फॉर विंडोज, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईएफएस किसके लिए है, लिनक्स मशीन के लिए, विंडोज मशीन के लिए नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इंक्रिप्शन एट रेस्ट यूजिंग के एम एस की के थ्रू आप उसको इंक्रिप्ट कर सकते हो, और इंक्रिप्टेड डेटा जो होगी वो रेस्ट पे होगी। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको स्टोरेज टियर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट फीचर्स भी मिलता है। भाई लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें हो गई कि भाई आप अगर आप चाहते हो कि भाई आपका डेटा मूव हो जाए मतलब इतने दिनों के बाद तो वो मूव हो सकता है। जैसे कि देखो ईएफएस स्टैंडर्ड है, एक स्टोरेज टाइप हो गया ईएफएस स्टैंडर्ड, एक हो गया ईएफएस आईए। आईए मतलब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो स्टैंडर्ड का कॉस्ट लेट्स से $10 है, ठीक है, और इसका कॉस्ट $5 है, ठीक है। तो अगर अगर आप चाहते हो ना कि भाई जिस डेटा को मैं एक्सेस नहीं करता हूँ ना, लाइक एज अ लॉन्ग टाइम के लिए जिस डेटा को मैं एक्सेस नहीं करता हूँ, तो मैं उसके लिए क्यों $10 दूँ, उसको मैं इस स्टोरेज में क्यों रखूँ, मैं उसको यहाँ मूव कर दूंगा। तो आप लाइफ साइकिल सेट कर सकते हो कि भाई 60 डेज के लिए अगर मैंने, लेट्स से फॉर एग्जांपल 60 डेज के लिए अगर मैंने इस डेटा को एक्सेस नहीं करा, उस डेटा को कहाँ मूव कर दो, आईए के अंदर मूव कर दो। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा कि हमारा डेटा भी स्टोर रहेगा, ठीक है, और कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हम S3 के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड मल्टी एजी, ऑब्वियसली मल्टी एजी है तो प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वन जोन अगर इनेबल करना है तो दैट इज़ फॉर डेव एंड इन सब चीज़ों के लिए वन जोन कर सकते हो आप, ठीक है। वन जोन मतलब एक ही जोन के लिए एक ही जोन के अंदर आपका डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है, और 90% कॉस्ट सेव भी कर सकते हो इससे। तो ये थोड़ा था आपका ईबीएस एंड ईएफएस का ओवरव्यू। तो जैसे डिफरेंस अगर आप देखना चाहो तो देखिए ईबीएस वॉल्यूम, तो वन इंस्टेंस, ठीक है, विद इन सेम एजी, ठीक है। ऑब्वियसली जीपी आईओ स्पीड को आप मेजर कर सकते हो, मतलब लाइक जो भी स्टोरेज चूज कर सकते हो, या तो जीबीपीएस में या आईओ स्पीड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा होगा वो GP2 चल रहा होगा। GP2 के अंदर इनपुट आउटपुट इंक्रीज है विद द डिस्क साइज, IO1 कैन इंक्रीज IO डिपेंडेंसी, मतलब अगर GP2 है तो उसके अंदर इनपुट आउटपुट स्पीड कम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू IO। अगर आपको माइग्रेट करना है तो माइग्रेट ईबीएस वॉल्यूम अक्रॉस एजी, अगर आपको ईबीएस वॉल्यूम को माइग्रेट करना, ऑब्वियसली अगर आपके पास एक
लाइक ईबीएस स्टोरेज है, तो लेट्स से वो ऑब्वियसली वो एक ही रीजन के अंदर होगा। तो अगर इसकी रेप्लिका बनाना चाहते हो आप फॉर द बैकअप, तो आप क्या क्रिएट कर लो, स्नैपशॉट क्रिएट कर लो, ठीक है। और आप रिस्टोर द स्नैपशॉट टू अनदर एजी। अच्छा, स्नैपशॉट को ये नहीं है कि भाई बैकअप सेम रीजन के अंदर रखोगे, स्नैपशॉट को डिफरेंट रीजन के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से कि भाई किसी वजह से ये रीजन एबिलिटी जोन आपका डाउन चला गया, तो दूसरे रीजन में आपका बैकअप है, तो वहां से लॉन्च करके इंस्टेंस को कनेक्ट कर दो उस रीजन के अंदर, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट ऐसा नहीं कि भाई पूरा ही डाउन चला जाएगा, तो आपके पास एक बैकअप तो होगा ही से, ठीक है। EBS backup uses IO and you shouldn't run them while your application is handling a lot of traffic। अच्छा, ये भी है कि भाई EBS का जब आप बैकअप ले रहे होगे तो मेक श्योर कि भाई इसको स्टॉप करके बैकअप लो, ठीक है। नहीं तो कोई काम नहीं चल रहा होगा, अदरवाइज क्या होगा कि कोई काम चल रहा होगा ना, तो लेट्स से वो काम इनकम्प्लीट है और बैकअप पहले ही हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो वाला जो पर्टिकुलर टास्क है वो इस बैकअप के अंदर नहीं आ पाएगा, राइट। तो ट्राई करो, इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि भाई पहले स्टॉप कर दो मशीन को, देन यू शुड टेक द बैकअप, तो प्रॉपर बैकअप आ जाएगा। अच्छा, रूट ईबीएस वॉल्यूम इंस्टेंस गेट टर्मिनेटेड बाय डिफॉल्ट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा, आप देख लो कि जितनी भी मशीन आपने लॉन्च करी होगी, ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने लॉन्च करी थी और बाकी सारी जो मशीन हमने लॉन्च करी थी, ठीक है, तो जैसे ही हमने मशीन को टर्मिनेट किया, अगर मैं वॉल्यूम के अंदर जाता हूँ, तो जैसे ही मैंने मशीन को टर्मिनेट किया, तो वो वॉल्यूम भी चली गई, कोई वॉल्यूम नहीं है ना, ये दो वॉल्यूम तो वो वाली है, तो एक तो 30 GB वाली जो मशीन के साथ आई थी, और 8 GB की जो हमने अटैच करी, ठीक। बट इससे पहले जो भी हमने मशीन बनाई उसके अंदर भी तो वॉल्यूम थे, वो वॉल्यूम हमें नहीं दिख रहे, क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम अटैच वॉल्यूम थी, अटैच वॉल्यूम मशीन के साथ ही अटैच होके आई थी, जैसे आपने मशीन टर्मिनेट करा वो वॉल्यूम भी टर्मिनेट हो गई, ठीक है, मशीन के साथ, इसलिए वो हमें नहीं दिख रही, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे इसको भी कर सकते हो ईबीएस वॉल्यूम। अब उसको इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आप चाहते हो कि भाई ईबीएस वॉल्यूम आपका जो 30 GB वाला है, जैसे मैं मशीन टर्मिनेट करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मशीन के साथ ही टर्मिनेट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे वॉल्यूम सेक्शन से, ठीक है। अगर आप उसको नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, टर्मिनेशन डिलीट ऑन टर्मिनेशन इनेबल और डिसेबल, उसको डिसेबल कर दोगे तो मशीन चाहे चाहे टर्मिनेट भी कर दो आप, बट आपकी स्टोरेज वहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी है, तो देखो देखते हैं हमारे पास अगर इंस्टांस आ गया होगा ऑफ स्टेट में, तो हाँ आ गया, ठीक है, हाँ इंस्टांस हमारा 2x2 स्टेट में आ गया, तो ठीक है, एक बार कनेक्ट करते हैं हम इसको। डीपी के क्लाइंट के अंदर जाएंगे, पासवर्ड को इनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा, लेट मी डिक्रिप्ट दैट, डिक्रिप्ट कर लेते हैं पासवर्ड, यस, डिक्रिप्ट पासवर्ड, डिक्रिप्टेड पासवर्ड को कॉपी करा, आरडीपी फाइल, अच्छा आप चाहो तो आरडीपी फाइल डाउनलोड कर लो, ठीक है, ये एक ऑप्शन है, अदरवाइज आप यहाँ से मशीन से भी ले सकते हो एक्सेस, MSPSC करो, ठीक है। और जो मशीन की कौन सी आईपी होगी, जो मशीन की पब्लिक आईपी होगी, एक सेकंड मैं नोटपैड पे इसका पासवर्ड पेस्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड आ गया, इस मशीन की जो पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस मशीन की पब्लिक आईपी कैसे मिलेगी आपको, इंस्टांस के अंदर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टांस की पब्लिक आईपी होगी, ये पब्लिक आईपी कॉपी करो, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे तो इंस्टांस की सारी डिटेल मिल जाएगी कि भाई इंस्टांस आईडी क्या है और इसकी रिजर्वेशन कौन सी है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या क्या अलाउ कर रखा है इनबाउंड आउटबाउंड में, ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर पता चल जाएगा कि भाई आपकी आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, सबनेट आईडी क्या है, कौन सा एबिलिटी जोन में बना हुआ है, उसकी वीपीसी आईडी क्या है। स्टोरेज के अंदर पता चल जाएगा भाई दो दो स्टोरेज लिया है, ठीक है। और ये आपकी स्टोरेज की क्या होगी, माउंटिंग पॉइंट हो गई, ठीक है। इनक्रिप्शन दोनों पे इनेबल नहीं है, इनक्रिप्शन जैसे इनेबल करोगे तो के एम एस जो इनक्रिप्शन इनेबल करते हैं वो भी आ जाएगा। देखो डिलीट ऑन टर्मिनेशन के अंदर जो हमने बताया था अभी, यस है, तो मतलब जैसे ही आप मशीन को डिलीट करोगे तो ये वाली वॉल्यूम तो मशीन के साथ ही डिलीट हो जाएगी, बट ये जो 8 GB वाली जो हमने एक्स्ट्रा ऐड करी थी वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेशन इनेबल नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये सारी हेल्थ चेक भी देख सकते हो, हेल्थ चेक के अंदर क्या, हेल्थ सिस्टम रिचेबिलिटी चेक पास है, इंस्टेंस हेल्थ चेक भी पास है, ठीक है। यही दो आपके हेल्थ चेक होते हैं 2x2 स्टेटस,
ठीक है? आप मॉनिटर कर सकते हो कि भाई सीपीयू क्या चल रहा है, इसकी इस टाइम पे इसकी मेमोरी क्या चल रही है, नेटवर्क की इनपुट आउटपुट स्पीड क्या है, डिस्क की रीड राइट स्पीड क्या है। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो। कोई टैग ऐड करना है आपको तो टैग भी ऐड करो, जैसे हमने ऐड कर रखा है नेम क्या है विंडोज सर्वर, तो ऐसे टैग भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड देन यहाँ पे था मैं, यहाँ पे क्या करूँगा, उस मशीन की पब्लिक आईपी एंटर करूँगा। जैसे एंटर करा मैंने, एंड इट विल आस्क फॉर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो बाय डिफॉल्ट विंडोज मशीन का यूजर आईडी होता है एडमिनिस्ट्रेटर, और अमेजन के अंदर जो लिनक्स होती है उसका होता है EC2-यूजर। तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब आप आरडीपी फाइल डाउनलोड कर लोगे ना, फिर आपको जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वो उसके अंदर इनबिल्ट ही होती है। तो उस टाइम पे इसकी जरूरत नहीं है। कॉपी करा हमने, पेस्ट करा, ना मशीन लॉन्च हो गया। ठीक है, मशीन लॉन्च हो गई, फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, ईबीएस वर्सेस ईएफएस के अंदर ऑब्वियसली पहली चीज तो क्या है, माउंटिंग 100 इंस्टेंस अक्रॉस एजी। ठीक है, 100 इंस्टेंस के लिए आप कर सकते हो ईएफएस शेयर, मतलब वेबसाइट टाइप की फाइल आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और ईएफएस आपकी लिनक्स के लिए होती है, ईबीएस आपकी विंडोज के लिए होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ईएफएस, ईबीएस और इंस्टेंस स्टोरेज के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ईएफएस फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, and for multiple AZ, EBS for Windows for same AZ इंस्टांस स्टोर, तो जो बेस मेटल के साथ अटैच होता है। बट EBS हो चाहे EFS हो, बोथ आर नेटवर्क टाइप स्टोरेज। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये स्टोरेज अलग रखे हुए होते हैं। ठीक है, चाहे सेम एजी के अंदर हो चाहे डिफरेंट एजी के अंदर हो, दे आर एक्सेस वाया नेटवर्क फाइल स्टोरेज। ठीक है, इंस्टांस स्टोर तो वही होता है जो हार्डवेयर के अंदर ही आपका अटैच होता है। इट क्लियर? ईएफएस के अंदर दो टाइप के स्टोरेज है, स्टैंडर्ड मतलब जहाँ से इनपुट आउटपुट स्पीड काफ़ी अच्छी मिलेगी, और आईए करोगे इंटेलिजेंट ईयरिंग के अंदर, तो वहाँ से लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, बट कॉस्टिंग वहाँ पे कम पड़ जाएगी आपको। ठीक है, ओके। अब देखो हमने यहाँ तक स्टोरेज का देख लिया। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कम्युनिकेशन, अब मैं थोड़ी चीज़ें, अब थोड़ा नेटवर्क, मशीन लॉन्च कर लिया आपने। ठीक है, मशीन के अंदर आपने स्टोरेज देख लिया, एएमआई देख लिया, सिक्योरिटी ग्रुप देख ली, की देख ली, एंड प्रोटोकॉल को इनेबल डिसेबल करना, वो सारी चीज़ें देख ली। और वॉल्यूम भी मोस्टली हमने देख लिया कि वॉल्यूम कैसे अटैच करेंगे, और वॉल्यूम के अंदर इंक्रिप्शन कैसे लगाएंगे, और टर्मिनेशन प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। अब मैं थोड़ी नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूँ मशीन के लिए। तो अगर मेरे पास, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, नॉर्मल सिनेरियो में बात करता हूँ कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, दो मशीन अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी उनकी उनकी बात ही नहीं कर रहा कि भाई राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस इन सबकी, मैं हार्डवेयर लेवल पे बात कर रहा हूँ कि अगर दो मशीन को आपस में कम्युनिकेट करना है, राइट, इफ टू मशीन वांट्स टू कम्युनिकेट, राइट, तो उनके बीच क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जो पहली चीज होनी चाहिए वो है आपका निक कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एंड सेकंड इज योर डिवाइस। ठीक है, तो जो भी आपके मॉड्यूल्स होते हैं ना, कम्युनिकेशन के मॉड्यूल्स होते हैं, चाहे आपका लैन पोर्ट हो गया, चाहे आपका वाईफाई मॉड्यूल हो गया, ब्लूटूथ मॉड्यूल हो गया, ये सारे कम्युनिकेशन के मॉड्यूल्स कहाँ पे इंटीग्रेट होते हैं, आपके निक कार्ड पे इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, तो जो आपका मैक एड्रेस जो बर्न होता है ना, मशीन की मैक एड्रेस, मशीन का मैक एड्रेस भी कहाँ बर्न होता है, आपका निक कार्ड के अंदर ही बर्न होता है। ठीक है, तो लोग इन जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि मशीन की आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हो, बस बट मशीन की मैक एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। बट मशीन की मैक एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ही आपने ये निक कार्ड चेंज कर दोगे ना आप। ठीक है, जैसे आपने ये निक कार्ड चेंज किया, आपकी मशीन की मैक एड्रेस भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो अच्छा, एक और चीज़ है, सिर्फ मेरे पास निक कार्ड हो तो उससे भी बात नहीं बनेगी, भाई डिवाइस भी तो होना चाहिए। उस डिवाइस का जो मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड के अंदर ये निक कार्ड अटैच भी तो होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास डिवाइस भी होना चाहिए, साथ में डिवाइस के साथ, डिवाइस के मदरबोर्ड के साथ निक कार्ड अटैच होना चाहिए। सिर्फ निक कार्ड है, डिवाइस नहीं है, तो भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए आपके, देन ये चीज़ है, देन आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप कैसे चेक करोगे कि आपका ये निक कार्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो निक कार्ड के अंदर एक एड्रेस होता है, जब आप नेटवर्किंग अगर आपने पढ़ी होगी तो यहाँ पे एक होता है लूप बैक एड्रेस। ठीक है? वो आपको कोई वर्चुअल वर्चुअल इंटरफेस नहीं होता, दैट इज़ कोई फिज़िकल इंटरफेस नहीं होता, दैट इज़ वर्चुअल इंटरफेस। तो इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है कि भाई प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो लूप बैक को पिंग कर सकते हो, एंड लूप बैक को पिंग करने का एड्रेस है 127.0.0.1। ठीक है? ये पिंग, इसको जैसे ही आप पिंग करोगे तो रिप्लाई आएगा। इट डज़न्ट मैटर आपके पास इंटरनेट है या नहीं है। ठीक है? बिकॉज़ वो तो मशीन के अंदर से ही आ रहा है ना। जैसे मैंने पिंग करा 127.0.0.1। ठीक है? तो जैसे मैंने पिंग करा, मेरा रिप्लाई आ गया। इट इज़ नॉट कि भाई ये रिप्लाई कहीं इंटरनेट से आ रहा है, नहीं। अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल कर दूंगा तो हमारी कनेक्टिविटी चली जाएगी। बट अगर आप ट्राई करना इंटरनेट डिसेबल करके भी लूप बैक को पिंग करना, फिर भी रिप्लाई आएगा। ठीक है? जैसे मैं पिंग करता हूँ google.com को, ठीक है? तो ये तो इंटरनेट से रिप्लाई आ रहा है। जैसे मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी हटाऊंगा, पिंग आना बंद हो जाएगा। बट 127 का पिंग नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये आपके मशीन के अंदर से ही आ रहा है। ठीक है? निक कार्ड आपको निक कार्ड आपको रिप्लाई कर रहा है। ठीक है? तो कभी आप आपके पास नेट ना चले और कोई पॉसिबिलिटी हो, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो कि भाई आपका निक कार्ड सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है? चलो एक बार हम मशीन के अंदर देख लेते हैं कि भाई, अच्छा, जो हमने 8 जीबी का स्टोरेज ऐड किया है, ठीक है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ। जिस मशीन के अंदर गए, तो ये देखो हमें 8 जीबी वाला स्टोरेज स्टोरेज तो दिख नहीं रहा। ठीक है? एक सेकंड रुको। हेलो। देखो 8 जीबी वाला स्टोरेज तो मुझे दिख नहीं रहा, 30 जीबी वाला जो मशीन के साथ अटैच होकर आई थी, वही दिख रही है मेरे को। ठीक है? तो वो मुझे दिख नहीं है। ठीक है? तो वो मुझे इनेबल करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये तो हमारा नॉर्मल विंडोज मशीन नहीं है, ये क्या है हमारा। अच्छा, यहाँ पे मशीन की सारी डिटेल देख सकते हो भाई, इसकी होस्ट नेम क्या है, इंस्टेंस आईडी क्या है, प्राइवेट आईडी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, इंस्टेंस का साइज क्या है, T2 माइक्रो है, कौन सा यूनिटी जोन के अंदर है ये, इसके अंदर आर्किटेक्चर कौन सा लगा है, 64 बिट का लगा है, AMD का लगा है, इसके अंदर मेमोरी कितनी दी गई है, 1 जीबी की मेमोरी दी गई है। ठीक है? और नेटवर्क टाइप क्या है, लो टू मॉडरेट, मतलब एवरेज टाइप नेटवर्क स्पीड दी गई है। ठीक है? तो मुझे स्टोरेज दिख नहीं रहा, तो मुझे ये ये आपका नॉर्मल विंडोज़ मशीन नहीं है। विंडोज़ के 2 वर्ज़न्स होते हैं, विंडोज़ 4 होम एडिशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, मार्केट में अंदर जाके खरीदते हैं, दैट इज़ उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो डला हुआ होता है, वो होता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? चाहे आपका विंडोज़ होम हो गया, विंडोज़ एंटरप्राइज़ हो गया, विंडोज़ प्रो हो गया, दीज़ आर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। बट जिसके अंदर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिसके अंदर वेब सर्वर बनाते हैं, IIS सर्वर बनाते हैं, DHCP सर्वर बनाते हैं और जो भी चीज़ करते हैं, राइट? उसके लिए हमें चाहिए विंडोज़ सर्वर टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो हमारे पास है, ये विंडोज़ सर्वर टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, तो इसके अंदर आप इंस्टेंस को लॉन्च करके अपना सर्वर बना सकते हो, कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है? तो अगर मैं जाऊँ इसके अंदर सर्वर मैनेजर के अंदर जाऊँ, क्योंकि ये हमारा सर्वर है, तो विंडोज़ के अंदर सर्वर मैनेजर के अंदर जाओ और चेक करो कि भाई इनेबल है डिसेबल। ठीक है? सर्वर मैनेजर के अंदर आ गए हम। तो ये रिफ्रेश हो रहा है, तो रिफ्रेश होने जैसे एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा देखो, रिफ्रेश हो जाए फिर मैं एक बार दिखा के फिर कर देता हूँ। रिफ्रेश हो रहा है, जितना रिफ्रेश होता है तब तक आगे नहीं। ठीक है? ये आपने देख ली निक कार्ड और डिवाइस के बीच का क्या क्या कैसे सीन है। ओके। अब देखो EC2 के अंदर अब कुछ और चीज़ें हैं कंपलसरी। EC2 साइजिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? साइज और कॉन्फ़िगरेशन के देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ मिल जाएगा, लिनक्स मिल जाएगा, मैक मिल जाएगा। ठीक है? हाउ मच कंप्यूटर पावर एंड कोर, CPU, रैम। ठीक है? और स्टोरेज के अंदर क्या क्या चूज कर सकते हो, EBS चूज कर सकते हो, EFS चूज कर सकते हो और इंस्टांस स्टोर चूज कर सकते हो। एंड EFS फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फॉर मल्टी एजी। EBS फॉर विंडोज फॉर द सेम एजी इंस्टांस स्टोरेज जो हार्डवेयर मशीन के साथ अटैच होता है। एंड EBS एंड EFS बोथ आर NFS स्टोरेज। ठीक है?
नेटवर्क के थ्रू आप एक्सेस करते हो, राइट। स्टोरेज के अंदर ये हो गया। और नेटवर्क कार्ड के बारे में, निक कार्ड के बारे में अपने पता कर ही ली। और इसके अंदर जो होता है ना, ईआईएन बोलते हैं, जो हम देखेंगे आगे। तो जैसे भाई नॉर्मल मशीन के अंदर हम क्या बोलते हैं, निक कार्ड बोलते हैं, और अमेजोन इसको क्या बोलता है, ईआईएन बोलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप भी देख ली, जो भी चीज़ आपको अलाउ करनी है सिक्योरिटी ग्रुप में उसको अलाउ कर दो, जो भी आपको डिनाई करनी है उसको। देखो सिक्योरिटी ग्रुप को ना हम बोलते हैं स्टेटलेस, स्टेटलेस, ठीक है। आपको ये डिफरेंस पता है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस के बीच का क्या डिफरेंस होता है इन जनरल, मतलब नॉट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ EC2 बट इन जनरल स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। देखो जो आपकी सिक्योरिटी ग्रुप होती है दैट इज स्टेटलेस, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर जो होता है आपका नेटवर्क ACL, NACL, NACL, वो होता है स्टेटफुल, ठीक है। तो स्टेटफुल, चलो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो आपकी जो सिक्योरिटी ग्रुप है दैट इज स्टेटलेस। उसका क्या मतलब होता है, स्टेटलेस के अंदर जो चीज आपको ब्लॉक करनी है, मतलब जो चीज आपको अलाउ करनी है ना, सिर्फ उसको क्या कर दो, अलाउ कर दो। बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हो जाएगी। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप में आपने देखा होगा कि हमें RDP अलाउ करनी थी, HTTP अलाउ करनी थी, HTTPS अलाउ करनी थी, ठीक है। सिर्फ हमने उसको ही अलाउ करा बाय, और बाकी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट अलाउड है, ठीक है। तो स्टेटलेस ये बोलता है कि जो चीज़ आपको अलाउ अलाउ करनी है सिर्फ उसको अलाउ कर दो, और बाकी सारी चीज़ें ये खुद ब खुद ब्लॉक कर देगा इनबाउंड में। और आउटबाउंड में हमने क्या कर रखा है, आउटबाउंड में सारी चीज़ें अलाउ है, ठीक है। देखो दो चीज़ होती है, इनबाउंड, इनबाउंड और आउटबाउंड। जब आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाई होगी तो देखा होगा आपने, क्या है, इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक है। तो जब कोई ट्रैफिक आपका आ रहा होता है बाहर से, तो इनबाउंड के अंदर आएगा, तो मशीन के अंदर आएगा। जब मशीन से बाहर ट्रैफिक जा रहा होगा तो आउटबाउंड के अंदर जाएगा, फिर बाहर जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने RDP लेता हूँ, तो RDP कब लूंगा, जब हमारा ट्रैफिक बाहर से आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, इनबाउंड में RDP अलाउ कर रखा है, ठीक है। HTTP अलाउ कर रखा है, HTTPS अलाउ कर रखा है, ठीक है। आउटबाउंड के अंदर क्या है, जब हम आउटबाउंड के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो आउटबाउंड के अंदर हमने क्या कर रखा है, ऑल अलाउ कर रखा है, ठीक है। सारी चीजें अलाउ कर रखी है। तो इनबाउंड में क्या बोलता है कि आपको कोई ब्लॉक व्लॉक करने की जरूरत नहीं है, जो चीज अलाउ करनी है वो सिर्फ अलाउ कर दो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिनाइड, ठीक है। और ये चेक नहीं करेगा इनबाउंड में क्या अलाउ है, आउटबाउंड में क्या अलाउ है, ठीक है, ये चेक नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेटलेस। मतलब ये सिर्फ इनबाउंड चेक करेगा, ट्रैफिक अलाउ करेगा, ठीक है। ये नहीं चेक करेगा कि भाई इनबाउंड के अंदर क्या है, आउटबाउंड के अंदर क्या है। और वही स्टेटफुल के अंदर क्या होता है, वो जब ही अलाउ करेगा जब वो चीज इनबाउंड के अंदर भी अलाउ होगी और आउटबाउंड के अंदर भी अलाउ होगी, ठीक है। तभी वो उसको अलाउ करेगा, दैट इज स्टेट फुल। और स्टेटलेस के अंदर क्या है, भाई जो आपने अलाउ करा है वो अलाउ करेगा, ठीक है। वो नहीं चेक करेगा भाई इनबाउंड के अंदर भी अलाउ है या नहीं है, ठीक है। वो जो आपने अलाउ कर रखी है वो सिर्फ अलाउ कर देगा, दैट्स इट। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ना, दो चीजें देखोगे आप। जैसे आप मशीन की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओ, अ, ये आपका इंस्टेंस था, इंस्टेंस के अंदर जाओ, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाओ, ये देखो इनबाउंड रूल के अंदर हमने सारी चीज़ें अलाउ करी है, कोई भी चीज़ ब्लॉक नहीं करी है, ठीक है। तो 3389 RDP की पोर्ट है, 80 HTTP की पोर्ट है, 443 HTTPS की पोर्ट है, ठीक है। एंड दिस इज फॉर IP वर्जन 4 है, नहीं IP वर्जन 6। तो क्या है, हमने अलाउ करी है, तो कोई ब्लॉक स्टेटमेंट डिफाइन नहीं करा हमने, ठीक है। और आउटबाउंड के अंदर क्या है, बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड के अंदर क्या है, बाय सारे ही अलाउड है, ऑल प्रोटोकॉल और ऑल प्रोटोकॉल ऑल डेस्टिनेशन, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे ही अलाउड है। तो ये नहीं चेक कर रहा कि इनबाउंड के अंदर क्या है, आउटबाउंड के अंदर क्या है, दैट्स व्हाई इट इज स्टेटलेस। और स्टेटफुल के अंदर क्या होगा, वो चेक करेगा कि भाई इनबाउंड के अंदर भी अलाउ है, आउटबाउंड के अंदर भी अलाउ है, तभी मैं ट्रैफिक को जाने दूंगा, ठीक है। तो वो एक चीज है, दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड।
ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप में आपको सिर्फ अलाउ स्टेटमेंट देना है, बाय डिफ़ॉल्ट ही वो ब्लॉक करेगा। और जब मैं नेटवर्क एसीएल की बात करूँगा, दैट इज़ स्टेट फुल। उसके अंदर जो आप इनबाउंड में डिफाइन करोगे वही आप आउटबाउंड में भी डिफाइन करना पड़ेगा, तभी वो सर्विस अलाउ होगी आपको। ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और बूट स्ट्रैप स्क्रिप्ट ये भी हम देख लेंगे जब वो हमने आपको बताया था ना, लाइक कि आप वो पावर सेल के स्क्रिप्ट यहाँ पे डाल सकते हो, तो जैसे ही मशीन लॉन्च होगा वो मशीन ऑटोमेटिकली वो स्क्रिप्ट को रन कर देगी। ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है। तो फाइल एंड स्टोरेज के अंदर गया मैं, डिस्क के अंदर गया, मैं डिस्क के अंदर गया। तो यहाँ पे देखो मुझे दो वॉल्यूम दिख रही है, एक वॉल्यूम जो ऑनलाइन है, दूसरी वॉल्यूम जो ऑफलाइन है। ठीक है। तो मुझे ऑनलाइन करेगा, तो राइट क्लिक करके ब्रिंग ऑनलाइन करूंगा। जैसे आप डिस्क की पार्टीशन करते हो ना, तो देखो ऑनलाइन तो कर दिया। ऑनलाइन करके मुझे वॉल्यूम भी क्रिएट करनी है, तो न्यू वॉल्यूम पे गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे आप वॉल्यूम क्रिएट करते हो ना, वैसे ही क्रिएट करनी है। नेक्स्ट करके जो भी देना है, डी लेटर जो भी देना है आपको वो दे दो। ठीक है। क्रिएट कर दो। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वॉल्यूम रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा आपका। क्लोज करो। ठीक है। अब सी ड्राइव के अंदर जाओ, दिस पीसी के अंदर जाओ एंड देखो। देखो ये 8 8 GB की जो वॉल्यूम थी वो भी रिफ्लेक्ट होने लगी अब यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो अब देखो ये वॉल्यूम कौन सी वॉल्यूम है, वाइल लॉन्चिंग द इंस्टेंस। ठीक है। एंड लेट्स से कि भाई आपने इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। ठीक है। यहाँ पे जाओ, आपने इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। ठीक है। अब आपको स्टोरेज की जरूरत हो गई, आपका मैनेजर बोल रहा है यार इसके अंदर थोड़ी और स्टोरेज ऐड करो, तो फिर कैसे करोगे? सिंपल है, वॉल्यूम के अंदर जाओ, दो वॉल्यूम तो ऑलरेडी अटैच है, क्रिएट वॉल्यूम करो, GP2 ले लो। 10 GB नहीं, मुझे 10 GB की स्टोरेज चाहिए। ठीक है। 10 GB की स्टोरेज चाहिए, कौन सा एबिलिटी जोन के अंदर चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि भाई जिस क्रिएट एन EBS वॉल्यूम है, ये ध्यान दो। EBS वॉल्यूम मतलब सेम एबिलिटी जोन। तो पहले चेक करो कि भाई आपका जो मशीन है वो कौन सा एबिलिटी जोन के अंदर है। EBS वॉल्यूम है ना, 1A के अंदर है। ठीक है। तो आप वॉल्यूम के अंदर जाओ, क्रिएट वॉल्यूम करो। ठीक है। मेरा EBS वॉल्यूम है, 100 GB नहीं चाहिए मुझे, 10 GB चाहिए। लैब करने के लिए हम फालतू रिसोर्स यूज़ नहीं करेंगे। एबिलिटी जोन 1A। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, हाँ डिफ़ॉल्ट था, बट वो उस चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब उसके अंदर ही हो। ठीक है। और टैग में ऐड कर दो आप नेम। नेम अब क्या ऐड करोगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल एक्सटर्नल वॉल्यूम। ठीक है। यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट करने का है नहीं, अगर आप अलाउ करोगे तो स्नैपशॉट भी क्रिएट हो जाएगा, तभी मैं स्नैपशॉट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्शन भी अलाउ कर सकते हो, और KMS की सेलेक्ट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट या जो भी। मैं इनक्रिप्शन भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सीधा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे पास 3 वॉल्यूम हो गए, एक तो 30 GB की और एक 8 GB की, जो वाइल लॉन्चिंग द इंस्टेंस लॉन्च करी थी, और ये 10 GB की जो हम एक्सटर्नली लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये क्या आ रहा है, इन यूज आ रहा है, इन यूज आ रहा है, ये आ रहा है अवेलेबल, मतलब ये मशीन के साथ अटैच है, ये अटैच है, और ये क्या है, अवेलेबल है। ये भी मशीन के साथ अटैच नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक्शन के अंदर जाऊँगा, अटैच वॉल्यूम के अंदर जाऊँगा। अब कौन सी इंस्टेंस, मेरे पास एक ही इंस्टेंस है तो वही रिफ्लेक्ट हो गया। अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस होगी तो वो इंस्टेंस आईडी देख लेना। यही तो था हमारा विंडोज सर्वर, इसको सेलेक्ट करो। ठीक है। वो पाथ दे दो, जिस पाथ पे माउंटिंग पॉइंट है आपका, अटैच एक्सटर्नल वॉल्यूम का, और अटैच कर दो यहाँ से। ठीक है। तो अब जब इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो तीनों क्या आ गया, इन यूज में आ गया। ठीक है। इन यूज में आ गया, तो देखो मशीन के साथ हमने तीसरी वॉल्यूम पे अटैच कर दी। तो आप यहाँ पे जाओ एंड वापस से आप रिफ्रेश करके देखो, अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी। रिफ्रेश करो, नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ इसको, सर्वर मैनेजर के अंदर गए, डिस्क के अंदर गए,
और हमने रिफ्रेश किया, सी तीसरा वॉल्यूम भी हमारे पास दिख गया, बट राइट नाउ इट इज ऑफलाइन। राइट क्लिक करो, सिंपल ब्रिंग ऑनलाइन करो, ऑनलाइन कर दिया हमने, ऑनलाइन आ गया। ऑनलाइन के बाद मुझे नई वॉल्यूम भी क्रिएट करनी है, तो सिंपल जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट करके वॉल्यूम क्रिएट कर दो, तो ये 10 GB की वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखोगे, तो जो भी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना हम, जब जैसे आप एमसीए से पढ़ोगे, एमसीएसी पढ़ोगे ना, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें करते हो आप सर्वर मैनेजर के अंदर। तो अब जाओ सी, अब तीसरा वॉल्यूम में मुझे दिखने लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब मान के चलो एक छोटी सी लैब करते हैं। अब मान के चलो कि भाई मैंने ये सर्वर बनाया, राइट, ये सर्वर बनाया मैंने, इस सर्वर को मुझे वेब सर्वर बनाना है। तो जैसे कि अगर आपने लिनक्स पढ़ी हो, तो लिनक्स के अंदर अपाचे बनाते हैं, अपाचे सर्वर दैट इज वेब सर्वर। तो विंडोज के अंदर जो हम वेब सर्वर बनाते हैं दैट इज आईएएस। ठीक है, आईएएस। तो यहाँ पे मुझे वेब सर्वर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईएएस, जैसे वहाँ पे आप अपाचे इंस्टॉल करते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईएएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो आईएएस कहाँ इंस्टॉल करोगे, ऑब्वियसली होता है सर्वर के अंदर, क्या करोगे, सर्वर मैनेजर के अंदर जाओगे, सर्वर मैनेजर के अंदर जाओगे, सर्विसेज के अंदर जाओगे, आपको ऐड रोल्स एंड फीचर क्लिक करनी है, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट। अगर यहाँ पे देखो आईएएस कहाँ पे, वेब सर्वर आईएएस, ऐड फीचर आईएएस, देखो आईएएस कहाँ पे, एक सेकंड, एक सेकंड। आई थिंक हमने सेलेक्ट कर लिया है, यस। नेक्स्ट करो। हाँ, वेब वेब सर्विस की सारी सर्विसेज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट करो, इंस्टॉल करो। तो ये इंस्टॉल होगा, जब ये अच्छे से सारी चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक कोई पेज बनाऊंगा, लेट्स से मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, तो फ्रंट एंड बैक एंड की जो भी फुल स्टैक की कोडिंग होती है, वो करके मैं वो पेज यहाँ पे डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा एक सर्वर है, सर्वर के अंदर वेब सर्वर इंस्टॉल है, और वेब सर्वर के अंदर मैं अपना पेज डाल दूंगा। तो जो भी यूज़र इस मशीन की आईपी को एक्सेस करेगा, ठीक है, तो उसको क्या एक्सेस होगी, उसको वेबसाइट एक्सेस होगी। देखो ये मेरा मशीन था, ठीक है, इस मशीन की लेट्स से ये आईपी है 10.1.1। इस मशीन के अंदर हमने आईएएस सर्वर इंस्टॉल कर दिया, आईएएस के अंदर हमने अपना क्या डाल दिया, वेब पेज डाल दिया। ठीक है, वेब पेज डाल दिया, तो जब भी कोई यूज़र इस आईपी को एक्सेस करेगा, तो उसको क्या दिखेगी, ये जो वेब पेज हमने अपलोड करी है, वो वेब पेज दिखेगी। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई वेब पेज बना लेता हूँ, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर गया मैं, यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज जुलाई AWS बैच लैब ऑफ कंटेंट डाल दिया मैंने, फाइल के अंदर सेव एज करो। अब मैं किसके थ्रू सेव एज करूँगा, index.html। ठीक है, डालना पड़ेगा ना मुझे, HTML पेज बनाऊंगा ना, index.html मैं कहाँ डालूंगा, डेस्कटॉप पे डालूंगा। डेस्कटॉप पे जाओ, index.html का पेज आ गया, ठीक है, क्लोज। ठीक है, आई थिंक रजिस्टर मेरा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, रजिस्टर में इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं जाऊँगा सी ड्राइव के अंदर,
देखो inet pub नाम का जैसे ये पहले फ़ोल्डर नहीं होगा inet pub का। IIS इंस्टॉल करने से पहले ये फ़ोल्डर आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप IIS इंस्टॉल करोगे, ठीक है? तो ये फ़ोल्डर आपको दिखेगा। inet pub के अंदर जाओ, www के अंदर जाओ, ये 2 फाइल दिख रही है आपको, इसको डिलीट मारो, ये डिफ़ॉल्ट फाइल है, ठीक है? मुझे वो वाली फाइल डालनी है, मुझे अपनी वाली फाइल डालनी है, तो जैसे ही मैं ये फाइल कॉपी करता हूँ इसे, इसमें मैंने पेस्ट किया, पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं जाता हूँ इस मशीन के अंदर। आई थिंक हमने मशीन की पब्लिक आईडी कॉपी कर सकते हैं। मशीन की पब्लिक आईडी मशीन की पब्लिक आईडी मुझे दिख गया, इसका वेबसाइट दिख गया। दिस इज जुलाई AWS लैब फॉर विंडोज सर्वर, ठीक है? तो ये मुझे क्या दिख रही है, वेबसाइट है। इस तरीके से जो भी फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स होंगे उनको अपनी सर्वर बना के इंस्टॉल करके दे दो, और वो अपनी काम यहाँ पे वो अपना काम यहाँ पे करते रहेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो, वेब सर्वर भी बना सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें भी कर सकते हो। तो मीनवाइल मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ये हो गया। बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा था। अच्छा, इसके अंदर देखो, जैसे आपके इंस्टेंस टाइप होते हैं ना, वैसे आपके वॉल्यूम टाइप भी होते हैं। भाई GP3, GP2 इस टाइप के ना बहुत सारे हैं। GP2, GP3, GP2 जनरल पर्पस, GP2, GP3 इसकी अवेलेबिलिटी ये है, फेलियर रेट इतना हो सकता है, और IOPS इसके लिए है, SSD के लिए तो IO2 हो गया, IO1 हो गया, ठीक है? और इसके अंदर सारी डिटेल्स देख सकते हो भाई इसके अंदर क्या कैसे है। तो यहाँ से भी मतलब जैसे इंस्टेंस टाइप था, वैसे ही आपका यहाँ पे वॉल्यूम टाइप है, ठीक है? ये तो एसएसडी के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया? एसडीडी के लिए हो गया। एज वी नो कि एसएसडी दो टाइप का स्टोरेज होता है हमारे पास, एसएसडी और एसडीडी, ठीक है? तो ये एसडीडी की डिटेल है, एसएसडी की डिटेल है। तो अगर आपको वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, इजी टू यूजर डेटा। यूजर डेटा क्या चीज़ है? सिंपल सी चीज़ है, यूजर डेटा भी कुछ भी नहीं है। वही चीज़ है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे कि हमने इंस्टांस लॉन्च करा था, ठीक है? यूजर डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको देखते हैं, यूजर डेटा। It is that it is possible to bootstrap our instance using EC2 user data stream। जैसे ही आप इंस्टांस लॉन्च करते हो, देखो अभी तो विंडोज़ के लिए हमने क्या करा, विंडोज़ इंस्टांस लॉन्च करा, एंड देन उसके अंदर आए सर्वर मैनेजर के अंदर गए, फिर हमने लाइक IIS इंस्टॉल करा, बाकी चीज़ें इंस्टॉल करी, ठीक है? अगर आपको चाहिए कि ना कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इंस्टांस लॉन्च होते ही IIS सर्वर मिल जाए, तो इंस्टांस लॉन्च करने के टाइम में आपने एक सेक्शन देखा होगा यूज़र डेटा के अंदर, जहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे 5 डिस्क डाल सकते हो। तो वहाँ पे क्या करो कि आप जैसे कि विंडोज़ कोई मशीन लॉन्च करने के बाद क्या करते हो, सबसे पहले आप सिस्टम को अपग्रेड करते हो, ठीक है? अपडेट करते हो, तो भाई सारे पैकेज उसके अपडेट हो जाए, बाकी सारी चीज़ें अपडेट हो जाए। तो अब ये इंस्टांस लॉन्च होने के बाद करोगे, इससे बेटर क्या है, आप ये यूज़र डेटा के अंदर डिफाइन करो। जैसे इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा, तो जो भी कमांड्स उसके अंदर आपने चलाएगी, वो सारी कमांड्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे चल जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें EC2 यूज़र डेटा के अंदर कर सकते हो। जैसे अपडेट कर सकते हो, कोई पैकेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो चीज़ कर सकते हो। जो भी बाकी सारी चीज़ें वेब स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करोगे, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे यूज़र डेटा के अंदर इस टाइप का सेक्शन आया था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या डिफाइन कर रखा है, बिन बैश इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर के अंदर आपने बता रखा है यम अपडेट वाई, जैसे ही सिस्टम लॉन्च हो उसको अपडेट कर दो। उसके बाद क्या डिफाइन कर रखा है आपने, कि भाई HTTPS की सर्विस इनेबल कर दो, फिर सर्विस को स्टार्ट कर दो, फिर सर्विस को इनेबल कर दो, ठीक है? उसके अंदर एक फ़ाइल बनाई, इको के नाम की फ़ाइल बनी है, वहाँ पे डाल दिया आपने हेलो वर्ल्ड, जैसे हमने लिखा है ना, हेलो दिस इज़ AWS बैक, ठीक है? तो वो तो विंडोज़ के लिए हो गया है, और यहाँ पे जेनिक्स के लिए हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे पोस्ट लिंक डाल करके, और इस जैसे कि हमने आईनेट हब के अंदर गए थे, फिर www रूट के अंदर गए थे, तो यहाँ पे लिनक्स के अंदर क्या थे, पहले हम सी ड्राइव के अंदर गए, तो ये कि हाइफन फॉरवर्ड स्लैश मतलब दिस इज योर रूट फोल्डर। रूट फोल्डर के बाद सारे क्या होते हैं आपके सेपरेटर्स होते हैं, या
लिनक्स के अंदर पढ़ा होगा। रूट के अंदर गए, रूट के अंदर वार के अंदर गए, वार के अंदर डब्ल्यू डॉट के अंदर गए, डब्ल्यू डॉट के अंदर एचटीएमएल के अंदर गए, एचटीएमएल के अंदर जाके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम का फाइल पेस्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है। तो देखो मैं सेम चीज़ करता हूँ, मैं एक और इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ, दिस टाइम आई एम टेकिंग लिनक्स इंस्टेंस। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सर्वर EMI, लिनक्स EMI दे देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। की पे एग्जिस्टिंग की पे लेता हूँ मैं विंडोज़ की। नेटवर्क VPC आपको सेलेक्ट करनी है, कर लो। HTTPS भी अलाउ कर देता हूँ मैं। ठीक है। और सही है। और लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है। ओह सॉरी सॉरी यार, मुझे यूज़र डेटा भी तो दिखाना था तुम्हें। यूज़र डेटा के अंदर तो गए ही नहीं। टर्मिनेट कर दो भाई। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। एक नया इंसान परचेज सर्वर लिनक्स दे दो। ठीक है, ले लो ये वाला विंडोज सर्वर। विंडोज की था, विंडोज सर्वर की है हमारे पास। विंडोज सर्वर की है, विंडोज सर्वर की है। ठीक है। HTTP अलाउ कर दो, HTTP से अलाउ कर दो। ठीक है। एडवांस डिटेल के अंदर जाओ। ठीक है। नीचे जाओ, क्या है, यूज़र डेटा। ठीक है। कोई फाइल है वो फाइल अपलोड कर दो, नहीं तो यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कमांड्स मुझे रन करनी है, मैं चाहता हूँ भाई जैसे मेरी मशीन लॉन्च हो और ये सारी कमांड्स रन कर ले। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करा ये सारे कमांड्स, और यहाँ पे क्या मैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मशीन लॉन्च करोगे ना, ये मेरा विंडोज सर्वर ऑटोमेटिकली क्या क्या पहले क्या चीज़ होगा, अपडेट होगा। फिर अपाचे की सर्विस इंस्टॉल करेगा, सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर एक फाइल भी बन जाएगी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल। और वो फाइल कहाँ फॉरवर्ड हो जाएगी, ये वाली लोकेशन पे, वार www.html के अंदर लॉन्च हो जाएगी। ठीक है। तो मैं लॉन्च करता हूँ एक इंस्टेंस, और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा होगा, वो जो कंटेंट हमने डाला है हेलो वर्ल्ड करके, वो कंटेंट लिखा होगा। तो यूजर डेटा के अंदर ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दिस, ये वाली चीज़ें लिखिए। ठीक है। तो ये तो हो गया यूजर डेटा। ठीक है। तो उसको इंसान को लॉन्च होने दो, देन विल सी। देखो यहाँ हमने इंस्टेंस के ऑप्शंस देखे थे भाई, जहाँ पे आपको सीपीयू चाहिए, मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए। फिर परचेजिंग ऑप्शन देखे थे हमने कि भाई परचेजिंग ऑप्शन मतलब आपका बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि आप कोई फ़ोन लेते हो ना, तो जैसे कि S23 हो गया, S23 अल्ट्रा हो गया। ठीक है। मतलब सेम सीरीज के ही हैं, बट अल्ट्रा के अंदर ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, S23 के अंदर कम फीचर मिलेंगे। तो एस सीरीज के फ़ोन होते हैं, S20 हो गया, S21 हो गया, S22, ऐसे सीरीज आते हैं ना। तो वैसे इनके इंस्टांस के भी सीरीज हैं। ठीक है। जैसे कि T2 हो गया, T2 माइक्रो हो गया, T2X लार्ज हो गया, CD5 लार्ज हो गया, R5 लार्ज हो गया, M5 की सीरीज है वो लार्ज होती है। ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे कि फ़ोन के अंदर भाई फंक्शनैलिटी हाई जाती है, उसके अंदर भी फंक्शनैलिटी हाई जाएगी। T2 के अंदर जैसे हमने देखा एक सीपीयू, जैसे जो हमने इंस्टेंस लॉन्च करा था, वो कौन सा इंस्टेंस था, T2 माइक्रो था। उसके अंदर एक सीपीयू मिली थी, मेमोरी भी 1 जीबी की मिली थी, EBSS स्टोरेज मिली थी, नेटवर्क टाइप लो टू मॉडरेट था, जैसा हमने दिखाया था अभी आपको। ठीक है। अब T2 के अंदर एक्स क्लास लोगे तो कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अंदर 4 सीपीयू मिल जाएगी, मेमोरी 16 जीबी मिल जाएगी, स्टोरेज EBS मिलेगा, नेटवर्क थोड़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। CD5 के अंदर आपको सीपीयू के कोर 60 मिल जाएंगे, रैम ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है। मतलब जितनी फंक्शनैलिटी ज़्यादा लोगे, उतनी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और फंक्शनैलिटी भी बढ़ जाएगी आप। ठीक है। तो ये चीज़ भी देख सकते हो भाई, इसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि एम एम टाइप, एम से क्या आइडेंटिफाई करोगे,
भाई एम सीरीज का है, एम टाइप इंस्टेंस है, 5 जनरेशन कौन सी है एडब्ल्यूएस, ठीक है। और टू क्या, टू इंटू लार्ज का डिफाइन करेगा साइज ऑफ इंस्टेंस, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टेंस दैट आर ऑप्टिमाइज डिफरेंट यूज केसेस, तो आप यहाँ पे EC2 के अंदर जाके इंस्टेंस टाइप आप देख सकते हो, जनरल पर्पस कंप्यूटर ऑप्टिमाइज जो हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो इस यूआरएल के अंदर हिट करके आप सारे इंस्टेंस टाइप भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, विंटेज के अंदर जो है, विंटेज के अंदर आपको जैसे कि एक दो AWS कॉस्ट कैलकुलेटर ये भी यूज कर सकते हो, AWS विंटेज वाला भी यूज कर सकते हो। देखो, एक तो AWS आपका कॉस्ट कैलकुलेटर हो गया कि भाई अपनी वो सारी क्रिएट एस्टिमेट कर लो, और यहाँ पे चूज कर लो कि भाई कौन कौन सी सर्विस चाहिए आपको, ठीक है, किस लोकेशन पे चाहिए, और उसके उसके अंदर आपको ये कॉस्ट कैलकुलेट करके दे देगा आपको। एक तो एक कॉस्ट ये कैलकुलेटर हुआ। अब यहाँ पे विंटेज वाला है, तो विंटेज के अंदर क्या है कि भाई इस रीजन के अंदर चाहिए आपको, क्या चाहिए, इंस्टेंस चाहिए आपको, ठीक है। इंस्टेंस के अंदर कॉस्ट कैसे पे होगा, आवरली पे होगा। रिजर्व रिजर्व कर रहे हो आप तो 1 और 3 ईयर के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ये क्या होता है, T4 नैनो लोगे ना, T4 नैनो सीरीज की, तो मेमोरी इतनी मिलेगी, CPU इतनी मिलेगी, EBS इतना मिलेगा, आवरली कॉस्ट कितनी है इसकी, इतनी कॉस्ट है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई किसकी कितनी कॉस्ट है। जैसे T4G मीडियम लोगे तो 4 GB की आपको रैम मिल जाएगी, 2 वर्चुअल कोर्स मिल जाएंगे, EBS स्टोरेज मिल जाएगा, 5 GB की स्पीड मिल जाएगी, जिसकी कॉस्ट है यहाँ तक। ऑन डिमांड वाला लोगे तो 3036 लिनक्स का रिजर्व लोगे तो ये लगेगी, और स्पॉट इंस्टांस लोगे लिनक्स का तो ये लगेगा, अगर विंडोज़ का इंस्टांस लोगे ऑन डिमांड, ये देखो इस टाइम पे अनअवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप चेंज करोगे रीजन तो मे बी अवेलेबल हो जाए। देखो चेंज चेंज करा तो आई थिंक यहाँ भी अनअवेलेबल नहीं है, तो ऐसे चेंज करके देख सकते हो भाई कौन से रीजन के अंदर अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखो ये अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ है कहाँ नहीं है। EC2 हो गया, RDS हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हो RDS डेटाबेस, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ये आई थिंक इंस्टेंस, यस इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो गया, ठीक है। इंस्टेंस लॉन्च हो गया हमारा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब विंडोज़ के अंदर जब हमने इंस्टेंस लॉन्च किया था तो क्या करा था, की पेयर जो हमने डाउनलोड करा था उस की पेयर को पहले डिक्रिप्ट किया था, बिकॉज दैट वाज एन्क्रिप्टेड की, डिक्रिप्ट करके उसका पासवर्ड कॉपी करा, इंस्टेंस लॉन्च करा और ये पासवर्ड पेस्ट किया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है। जब यहाँ पे लिनक्स मशीन के अंदर आपने जो की पेयर सेलेक्ट करा है ना, ठीक है, यहाँ पे डिक्रिप्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे खुद को ही डिक्रिप्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। एक तो पुट्टी यूज़ करेंगे, पुट्टी किसके लिए, SSH मतलब रिमोट लेने के लिए, और एक पुट्टी जेन यूज़ करेंगे किसके लिए, ये जो आपकी की है इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। तो पहले पुट्टी जेन के थ्रू की डिक्रिप्ट करके डिक्रिप्टेड की हम सेव कर लेंगे, मतलब हमारे पास पासवर्ड आ गया। अब इसका SSH लेंगे और ये पासवर्ड डाल देंगे, और नाउ हम एक्सेस कर लेंगे इंस्टेंस को, ठीक है। तो देखो ये भी देख लो, ये भी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे गया मैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप जाओगे ना, तो इंस्टेंस के अंदर गया मैं, इसको सेलेक्ट करा, कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा डिक्रिप्ट करने का की, जैसे वहाँ पे आ रहा था ना ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ पहले पुट्टी जन के अंदर, पुट्टी जन आप इंस्टॉल कर लेना, नेट पे सर्च करोगे ये दोनों सॉफ्टवेयर बहुत इजीली मिल जाएगा। पुट्टी जन के अंदर जाओ। अरे यार, ये पुट्टी जन हो गया आपका। पुट्टी जन के अंदर करो, लोड की करो, जो हमने की डाउनलोड करी थी, कौन सी की डाउनलोड करी थी, और फाइल्स करो, ये विंडोज सर्वर की डाउनलोड करी थी हमने, ठीक है। सेव एज प्राइवेट की, ठीक है, प्राइवेट की जस्ट सेव करो। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डिक्रिप्टेड, डिक्रिप्टेड की करके सेव कर दिया मैंने।
डाउनलोड्स के अंदर ही, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एसएसएच करूँगा। तो पुट्टी के अंदर गया मैं, और मशीन की आईपी जो भी है, क्या आईपी है मशीन की, ये देख लो। मशीन की आईपी ये रही, पब्लिक आईपी ये रही मशीन, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। अ, पुट्टी के अंदर गया मैं, मशीन की आईपी पेस्ट करी। एसएसएच के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, विंडोज़ के लिए आरडीपी और लिनक्स के लिए एसएसएच यूज़ करते हैं। एसएसएच का पोर्ट नंबर है 22 पोर्ट नंबर डाला, एसएसएच के अंदर गए, ऑथ के अंदर गए। यहाँ से जो कौन सी की सेलेक्ट करोगे इस टाइप, देखो विंडोज सर्वर वाली की है डिक्रिप्टेड, तो डिक्रिप्टेड वाली करोगे सेलेक्ट, ठीक है। जैसे डिक्रिप्टेड सेलेक्ट करी, ओपन करा, एक्सेप्ट करा, देखो आ गया। अब इसके अंदर यूजर नेम क्या होता है बाय डिफॉल्ट, EC2 हाइफन यूजर, ठीक है। यम इंस्टॉल इट। तो देखो ये क्या बोल रहा है। अच्छा, पहले तो मुझे sudo नहीं नहीं, मैं कुछ और देखा हूँ। ठीक है, लिनक्स है ना, ठीक है। ये देखो मैंने अपडेट करा, तो ये क्या बात, अपडेट अवेलेबल नहीं है। वाई अपडेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपडेट कर चुका है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये आइडेंटिफाई करने में मैंने वेब सर्वर भी इंस्टॉल करा था, और वेब सर्वर के अंदर मैंने कंटेंट भी डाला था। तो मैं जाता हूँ और वो आईपी पेस्ट करता हूँ, तो मुझे वो वाला पेज खुलना चाहिए। अरे क्या, मशीन की आईपी क्या थी इसकी, यस ये आईपी थी ना। यहाँ पे जाओ, ये आईपी पेस्ट करो, देखो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दिस आईपी। हेलो वर्ल्ड हमने वहाँ पे डाला था, हेलो वर्ल्ड मतलब इसके अंदर ऑब्वियसली वेब सर्वर इंस्टॉल भी हो चुका है, ठीक है, और वो फाइल भी बन चुका है, और ये अपडेट भी हो चुका है। तो ये किसके थ्रू करा हमने, यूजर डेटा के थ्रू करा, ठीक है। तो लिनक्स के अंदर भी हमने देख लिया, और इसके अंदर भी देख लिया हमने। तो एक तो यहाँ से रिमोट ले सकते हो, और दूसरा अगर आपको चाहिए कि भाई दूसरे टैब में ही रिमोट आ जाए, तो फटाफट EC2 कनेक्ट का एक ऑप्शन है, बस ये लिनक्स के लिए, विंडोज के अंदर लिनक्स मशीन का इंस्टेंस का एक्सेस यहाँ पे ले सकते हो। तो दोनों के थ्रू एक्सेस कर लो यहाँ पे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हो कनेक्ट के थ्रू, और लिनक्स के थ्रू भी कर सकते हो। एस एस एच क्लाइंट क्लाइंट क्या है आपका, लिनक्स ही, सॉरी पुट्टी, पुट्टी के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने वॉल्यूम का देखा, आप देखा, आया विंडोज सर्वर बनाने का देखा, ठीक है। और ये भी देख लिया हमने, सिक्योरिटी ग्रुप भी देख लिया हमने। स्टेटलेस क्या चीज़ होती है, स्टेटफुल क्या चीज़ है स्टेटलेस के अंदर, इनबाउंड आउटबाउंड चेक नहीं होता, ठीक है। जो जो जैसे अलाउ है वो वैसे अलाउ कर देगा। और स्टेटलेस के अंदर सिर्फ आप, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर सिर्फ आपको अलाउ वाली डालनी पड़ती है, ब्लॉक बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। और स्टेट फुल के अंदर अलाउ और ब्लॉक दोनों डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन जनरल अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं। तो जैसे कि एक आपका मशीन है, ठीक है। तो मशीन, ये आपका जो EC2 इंस्टेंस है, किसी न किसी VPC के अंदर बन रहा होगा। VPC मतलब ये जो मशीन है, तो जैसे इन नॉर्मल में मैं बात करूँ, इन जनरल क्या होता है कि ये एक इंस्टेंस है, ठीक है। ये इंस्टेंस के अंदर क्या क्या एक्सेस होता है, ये इंस्टेंस हो गया, इस इंस्टेंस के अंदर इसकी आईपी एड्रेस होगी, सबनेट मास्क होगा, गेटवे होगा, डीएनएस होगा, ठीक है। ये किसी स्विच से कनेक्टेड होगा, फिर ये किसी राउटर से कनेक्टेड होगा, ये राउटर फिर फर्दर किसी फायरवॉल से कनेक्टेड होगा, फायरवॉल किसी लोड बैलेंसर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और तब जाके ये किसी आईएसपी से कनेक्टेड होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये और हम जो EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं, हम सिर्फ अभी ये बना रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अवेयर नहीं है, इसलिए मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, ये VPC हम ले रहे हैं डिफॉल्ट। तो ये सारा जो काम होता है ना,
वो वीपीसी के अंदर होता है, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये सारा काम आपके वीपीसी के अंदर होता है। तो अभी तो हम इंसान से सेलेक्ट कर रहे हैं, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि राउटर स्विच फायरवॉल और ये सब इसके अंदर सेलेक्ट हो जाए, ठीक है? तो हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में, खुद की वीपीसी बनाएंगे। बट एज ऑफ नाउ हम ये समझ लो कि भाई ये कंपोनेंट जरूरी होते हैं हमें किसी मशीन को एक्सेस करने के लिए ओवर द इंटरनेट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम EC2 की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी ग्रुप तो किस लेवल पे होता है? आपके मशीन के लेवल पे होता है, इंस्टेंस के लेवल पे होता है, ठीक है? और एक होता है NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये किसके लेवल पे होता है? EC2 आपका कहाँ बनता है? वीपीसी के अंदर बनता है, ठीक है? वो नेटवर्क एसीएल कहाँ लगाते हो? वीपीसी के अंदर अटैच करते हो, ठीक है? तो कोई भी पूछे, सिक्योरिटी ग्रुप वर्क्स ऑन इंस्टेंस लेवल, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई नेटवर्क एसीएल का ऑप्शन नहीं आता ना आपके, so that works under instance level and VPC works NACL works on instance level, ठीक है? सिक्योरिटी ग्रुप नेटवर्क इसीलिए देखा ही आपके अंदर इनबाउंड होता है, आउटबाउंड हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ हमने डिस्कस। सिक्योरिटी ग्रुप ओनली कंटेंट अलाउ रूल्स, ये भी हमने डिस्कस कर ली। इसके इसकी सिर्फ अलाउ ऐड करो, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक कर देगा अलाउ, या तो आप आईपी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? और सिक्योरिटी ग्रुप एक्सेस पोर्ट ऑथराइज आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 के लिए भी कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो इनबाउंड ट्रैफिक को, आउटबाउंड ट्रैफिक को। और ये देखो, इनबाउंड मतलब फ्रॉम अदर टू इंस्टेंस, मतलब बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है। आउटबाउंड के लिए फ्रॉम इंस्टेंस टू अदर, मतलब आपके मशीन से बाहर ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, ये दो चीज आपने देखी होगी, इंस्टांस स्टॉप, और दो ऑप्शन आते हैं जब इंस्टांस आप स्टॉप करते हो या टर्मिनेट करते हो, ठीक है? ये दो ऑप्शन आता है, इंस्टांस स्टॉप एंड टर्मिनेट। तो इनका मतलब क्या है? ये देखो, जब आप इंस्टांस को स्टॉप करते हो तो इंस्टांस परफॉर्म शट डाउन, ठीक है? इंस्टांस क्या होता है? शट डाउन कर सकते हो। तो शट डाउन करने के बाद वापस उस इंस्टांस को आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि जब तक हम ये थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है? तो जब तक हम थ्योरी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस मशीन को राइट क्लिक करा, इंस्टेंस स्टेट में गए और हमने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है? तो इंस्टेंस स्टॉप हो गया। तो जैसे हमने सिर्फ इंस्टेंस को स्टॉप करा है, तो वापस जब मैं चाहूँगा तो इस इंस्टेंस को लॉन्च भी कर सकता हूँ, ठीक है? लॉन्च भी कर सकता हूँ मैं। ईबीएस वॉल्यूम रिमेन, ऑब्वियसली जब मैं लॉन्च कर सकता हूँ, विच मीन्स हमारा वॉल्यूम डिलीट नहीं हुआ होगा, ठीक है? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है वो सारी चीज़ें कहाँ पड़ी होगी? सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन, जब भी लैपटॉप को ऑफ करते हो ऑन करते हो तो स्टोरेज तो सेम ही मिलता है ना, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही मिलता है ना, विच मीन्स स्टोरेज तो अटैच है आपके मशीन से अभी भी, ठीक है? तो ईबीएस वॉल्यूम उस कंडीशन में जब टर्मिनेट करते हो तो क्या होता है? वॉल्यूम भी डिलीट हो जाता है, बट स्टॉप करते हो उसके उसमें आपकी वॉल्यूम डिलीट नहीं होती, ठीक है? ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप उस मशीन को स्टार्ट करोगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ से फेच कर लेगा। क्लियर है? एनी डेटा के, और जो भी कैशे, जब आप मशीन को शट डाउन करते हो तो ऑब्वियसली जो रैम के अंदर जो भी डेटा वेटा होता है वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। और इंस्टांस की जो प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी, इट कैन बी चेंज, बट इंस्टांस की जो प्राइवेट आईपी है वो हमेशा सेम ही होती है, वो नहीं होती। इलास्टिक आईपी, इंस्टांस की जो पब्लिक आईपी हो जाती है वो रिलीज हो जाती है, बट इंस्टांस के अंदर अगर आपने इलास्टिक आईपी दी, इलास्टिक मतलब पब्लिक आईपी, ये चीज़ आपको पता है ना कि अगर मैं आईपी की ही बात कर लूँ तो इंस्टांस के पास दो आईपी, आपके पास दो आईपी होती है, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। इसका आइडिया है आपको क्या होती है प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी? क्या होती है? हाइब्रिड करके नहीं, नहीं। देखो, दो आईपी होती है, पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। जब आप किसी लैन के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब जब आपको इंटरनेट पे नहीं जाना है, लैन के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो प्राइवेट आईपी यूज होती है, ठीक है? जब आपको इंटरनेट पे जाना होता है तो आपकी पब्लिक आईपी यूज होती है, ठीक है? तो क्या एक्चुअली
एक्चुअली जो आपकी प्राइवेट आईपी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइवेट आईपी यूज हो रही होगी, ठीक है। तो आईएसपी, जो भी आपके आईएसपी के जो राउट्स आईएसपी के हैं, जो भी आपका आईएसपी है, जैसे कि वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जो भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उनके जो राउटर्स लगे हैं हर जगह पे, उनके राउटिंग टेबल के अंदर आपके प्राइवेट के राउट्स नहीं होते। कौन से राउट्स होते हैं? पब्लिक आईपी के राउट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से देखूं आईपी कॉन्फ़िग, तो मेरी आईपी क्या बता रही है? 192.168.1.6। दिस इज माय प्राइवेट आईपी, दिस इज माय प्राइवेट आईपी, ठीक है। बट जैसे ही जैसे ही मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं इंटरनेट पे गया, जैसे ही मैं इंटरनेट पे गया, यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं माई व्हाट इज माई आईपी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, मुझे क्या बता रहा है? आपकी आईपी ये है, ठीक है। तो मेरी आईपी ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब कहने का ये मतलब कि भाई लैन के अंदर तो कुछ और आईपी दिख रहा है, और जब वैन पे जा रहा हूँ तो कुछ और आईपी मिल रहा है। तो मतलब मेरी जो प्राइवेट आईपी है वो पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होके जा रही है। इस प्रोसेस को अगर आपने कभी पढ़ा होगा, नैट और पैट, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या? नैट और पैट। टू कन्वर्ट योर प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक एंड पब्लिक आईपी इनटू प्राइवेट आईपी, इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। और मुझे प्राइवेट आईपी इसलिए कन्वर्ट करनी पड़ती है क्योंकि जो आईएसपी के जो राउट्स होते हैं उसके अंदर प्राइवेट आईपी के राउट्स नहीं होते हैं, पब्लिक आईपी के राउट्स होते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये प्राइवेट आईपी जो है ना, ये फिक्स नहीं होती। अगर आप अगर आपको फिक्स करनी है आपके मशीन के लिए आईपी, तो आपको खरीदनी पड़ती है। और एक पब्लिक आईपी की जो कॉस्ट हो जाती है वो नियर बाई चली जाती है, नियर बाई 1000 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मशीन को एक फिक्स आईपी मिले, ठीक है, फिक्स आईपी मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा एंड उसकी कॉस्टिंग लगती है। तो जैसे ये अब ये देखो, इस टाइम पे तो मेरी ये आईपी है, ठीक है, मेरी ये आईपी है। जैसे ही मैं अपने मशीन को रीस्टार्ट करूंगा, ठीक है, या फिर 2 घंटे बाद मशीन को यूज करूंगा, तो फिर मैं चेक करूंगा व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो कुछ और आईपी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अपने मशीन को स्टॉप किया, मेरे मशीन से ये आईपी रिलीज हो गई, ये आईपी किसी और को मिल जाएगी ओवर द इंटरनेट। जब मैं नेक्स्ट टाइम लॉग इन करूंगा तो मे बी कोई और आईपी जो फ्री होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो ये फिक्स नहीं है आईपी आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ 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 ही जैसे आपने देखा ना कि जो पब्लिक आईपी थी, जो मैंने स्टॉप करा है, पब्लिक आईपी ये थी ना, ठीक है। एक बार के लिए इसको कॉपी करो, फिर पेस्ट करो इसको, ठीक है। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा, जैसे एक्शन के अंदर गया, स्टार्ट करा इंस्टेंस को, ठीक है। तो ये इंस्टेंस मेरा स्टार्ट हो जाएगा। देखो पब्लिक आईपी चेंज हो गई, आई थिंक चेंज हो गई। वही है, क्रॉस वेरीफाई कर लो। 3 से थी और यहाँ यहाँ क्या आ गई? 13 से आ गई। तो पब्लिक आईपी गॉट चेंज, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि देखो, मैंने पहले 3 डॉट वाली आईपी थी मेरे पास, ठीक है। तो मेरे क्लाइंट क्या करते थे, इस आईपी को डालते थे और मेरी वेबसाइट एक्सेस कर लेते थे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसको रीस्टार्ट किया या फिर कोई भी चीज़ करी, ठीक है, इसकी आईपी हो गई चेंज, ठीक है। अब 13 की आईपी हो गई। तो मेरे यूजर्स तो इसी आईपी को हिट कर रहे होंगे ना, 3 वाले आईपी को, और उनको वेबसाइट मिलेगी नहीं अभी, ठीक है। अब अभी देखो, मैं 3 वाली आईपी कॉपी कर रखी है ना, मैं वेब सर्वर बना रखा है, हमने कंटेंट भी डाल रखा है, मैं 3 वाली आईपी यूज कर रहा हूँ। देखो एक थ्रो करेगा एरर, नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ ना मैं। तो ये डिसएडवांटेज हो गया ना। अगर इस जगह पे ही अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं इस पब्लिक आईपी को मशीन के साथ फिक्स कर दूं, चाहे मैं इंस्टेंस को रीस्टार्ट करूं, रिबूट करूं, कोई भी कंडीशन में मेरी आईपी फिक्स हो जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। फिर तो भाई जब भी यूजर एक्सेस करते, चाहे मैं इंस्टेंस को स्टार्ट स्टार्ट करूं, स्टॉप करूं, कुछ भी करूं, तो आईपी तो सेम ही होती। तो इस केस में सेम सेम मिलता मेरे को। तो वो होता है, वो कॉन्सेप्ट है इलास्टिक पब्लिक आईपी फिक्स करने
करने कोई एडब्ल्यूएस क्या बोलता है, आप क्या ले लो, इलास्टिक आईपी ले लो। ठीक है, इलास्टिक आईपी को फिक्स कर दो। तो इलास्टिक आईपी खरीद के आप अपने मशीन के साथ अटैच करोगे ना, वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं EC2 के अंदर गया, अभी तो चलो ये आईपी मिल गई मुझे। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको ही पता है कि जैसे मैं वापस रीस्टार्ट करूंगा तो ये आईपी भी चेंज हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो अब देखो, अब इस केस में मैं ये आईपी कॉपी कर रहा हूँ, अब ये आईपी चेंज हो गई, अब ये किस आईपी से खुलेगी, इस वाले आईपी से खुल रही होगी। ये देखो मेरा वेब सर्वर खुल गया, जिससे मैं जुलाई बैच, अब ये आईपी से खुल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे ना इलास्टिक आईपी फिक्स कर दो। ठीक है, तो मैं इलास्टिक आईपी के अंदर करूंगा मैं, मेरे पास कोई इलास्टिक आईपी है नहीं, मैंने पर्सनली कोई नहीं अच्छा, इलास्टिक आईपी के पैसे लगते हैं। ठीक है, इंस्टांस यूज कर रहे हो उसके तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे, साथ में जो इलास्टिक आईपी आप यूज कर रहे हो लोगे, इसके भी पैसे लगेंगे। तो एलोकेट इलास्टिक आईपी करो। अच्छा, 1A के अंदर ही है हमारा। ठीक है, 1A के अंदर ही है। ठीक है, तो टैग दे दो कुछ, नेम क्या दे दो, इलास्टिक आईपी। ठीक है, तो मैंने इलास्टिक आईपी एक क्रिएट करी। ठीक है, इलास्टिक आईपी मिल गई मुझे 35,154। अब देखो, एसोसिएटेड इंस्टेंस क्या है, जीरो। कोई भी इंस्टेंस एसोसिएटेड नहीं है, जब एसोसिएट नहीं है तो प्राइवेट आईपी कहाँ से होगी। तो मुझे अटैच करना पड़ेगा, इस आईपी को लिया, एक्शन के अंदर गया, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एसोसिएट करनी है किसके साथ, इंसान के साथ। देखो मेरे पास दो इंसान है, विंडोज वाले अपाचे वाले। मैं चाहता हूँ विंडोज वाले के साथ अटैच कर दो। ठीक है, प्राइवेट आईपी ऑटोमेटिकली उठा लिया इसने, लाओ इलास्टिक आईपी टू रीएसोसिएट। ठीक है, तो मैंने एसोसिएट कर दी। अब जैसे ही एसोसिएट करें, ये वाली इलास्टिक आईपी मिल गई जो कि कभी चेंज नहीं होगी, 35,154। अब इंसान के अंदर जाओ, रिफ्रेश करो, देखो इसको कौन सी आईपी मिली, 35,154। ठीक है, अब ये चेंज नहीं हो गया, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये इलास्टिक आईपी हो गई आपकी। शट डाउन बिहेवियर के अंदर वही है, स्टॉप स्टेट के अंदर, टर्मिनेट के अंदर क्या है, when you terminate the instance। और स्टेटस कैसे चेंज होता है, पहले रनिंग में आता है स्टेटस। जैसे ये चेक, ये आपने अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा, तो जैसे ये किस स्टेट में, रनिंग स्टेट में है ना। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करके एक स्टेट के अंदर जाऊंगा और मैं स्टॉप करता हूँ, तो स्टॉप करूँ तो ये स्टॉप स्टेट में गया। ठीक है, और ये टर्मिनेट स्टेट में कैसे गया होगा, पहले स्टॉप स्टेट में गया होगा, देन इसका स्टेट चेंज हुआ होगा रनिंग, सॉरी, टर्मिनेशन। ठीक है, तो वो स्टॉप चेंज कैसे होता है, चेंज रनिंग, शट डाउन एंड टर्मिनेट। ठीक है, और इसके साथ जो डिफॉल्ट आपकी ईबीएस वॉल्यूम होती है, अगर वो डिफॉल्ट होगी तो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अगर आपने प्रोटेक्शन इनेबल नहीं करा होगा, कर रखा होगा, तो हो जाएगी डिलीट। ठीक है, और इनेबल टर्मिनेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंटल। अब अच्छा, अब इसको टर्मिनेशन प्रोटेक्शन भी हम देख लेंगे कैसे इनेबल करते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे आप डिलीट करोगे, टर्मिनेट करोगे, तो वॉल्यूम वॉल्यूम सारी, मतलब फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल वो सारी इंस्टेंस की सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। बट डिलीट तो हो जाएगी, बट इलास्टिक आईपी नहीं डिलीट होगी, क्योंकि इलास्टिक आईपी तो आपने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, इलास्टिक आईपी मैन्युअली आपको डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहीं पे, यहाँ पे जो लिस्ट ऑप्शन पे जाओ, देखो इलास्टिक आईपी है ना, बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये अलग से बनाया ना आपने, इलास्टिक आईपी हो गया ये, और ये वाली वॉल्यूम। ठीक है, 8 GB वाली, मैं इसको बोल देता हूँ इंटरनल, इंटरनल इंटरनल अटैच वॉल्यूम। तो जैसे आप इंस्टेंस को डिलीट करोगे ना, तो ये वॉल्यूम डिलीट हो जाएगी सारी, इलास्टिक आईपी जो डिफॉल्ट आईपी मिली होगी वो सब डिलीट हो जाएगी। बट जो इंटरनल, एक्सटर्नल और इलास्टिक आईपी है, जो आपने इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद अटैच करी है, ठीक है, मतलब एक्सटर्नली अटैच करी है, वो सारी चीज़ें डिलीट नहीं होगी, उसको आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। और डिलीट भी डायरेक्टली डिलीट नहीं होगी, डिलीट करने के लिए भी पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिटैच करना पड़ेगा। ठीक है, डिटैच वॉल्यूम पे जाओ, पहले वॉल्यूम डिटैच हो, क्योंकि रनिंग इंस्टेंस के अंदर कैसे डिलीट कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आपने डिटैच किया और स्टेटस क्या आ गया, इन यूज से अवेलेबल आ गया। ठीक है, नाउ यू आर फ्री, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट वॉल्यूम, डिलीट। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्यूम के साथ भी सेम चीज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, एक्शन के अंदर जाओ, पहले क्या करो,
अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं डायरेक्टली डिलीट कर रहा हूँ तो क्या ऑप्शन फेड आउट आ रहा है ना? नहीं कर पा रहा हूँ, तो पहले मुझे डिटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करो, हाँ, और जाओ। अब मैं वॉल्यूम को क्या हो गया, एक्सटर्नल वॉल्यूम है, एक्शन के अंदर गया, डिलीट वॉल्यूम, और मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये वही बाय डिफ़ॉल्ट 30 GB और लिनक्स वाले की 8 GB है, ठीक है? तो ये तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी उसके साथ, ठीक है? तो ये हो गया टर्मिनेशन का, ठीक है? अच्छा, अगर आप चाहते हो कि लेट्स से भाई मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंस्टेंस को टर्मिनेट करूँगा तो हो जाएगा टर्मिनेट, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं, मेरा प्रोडक्शन का सर्वर है, ये कभी टर्मिनेट ही ना हो, ठीक है? आप प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको क्लिक करो, एक्शन एक्शन पे जाओ, और शान सेटिंग पे जाओ, चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन करो, इनेबल कर दो। तो अगर कोई अब इस इंसान को टर्मिनेट करेगा ना, रिफ्रेश करो, अब मैं टर्मिनेट करता हूँ इस इंसान को, टर्मिनेट करता हूँ। ये क्या बोल रहा है, टर्मिनेट करो, फेल टू टर्मिनेट। अब ये टर्मिनेट नहीं हो, क्यों? क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन लगा रखी है। मुझे ऐसे ही स्टॉप के लिए भी लगा सकते हो, इंस्टांस सेटिंग पे जाओ, चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन पे जाओ, डिसेबल कर दो, अब टर्मिनेट करोगे, अब टर्मिनेट हो जाएगी। तो वैसे ही आप टर्मिनेशन के लिए भी लगा सकते हो और स्टॉप के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आप एक्सीडेंटल जो प्रोटेक्शन है ये भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, ये स्नैपशॉट एंड एएमआई, ये बचा हुआ है। तो जो भी आपका देखो, पहली चीज तो हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस करी थी कि कोई एक आपका इंस्टेंस है, ठीक है? किसी एक रीजन के अंदर है, किसी एक एबिलिटी जोन के अंदर है, वन एबिलिटी जोन के अंदर है। अगर आप इसको मूव करना चाहते हो एंड इंस्टेंस इट इज इन रनिंग स्टेट, ठीक है? तो मूव करना चाहते हो तो रनिंग इंस्टेंस को मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैकअप लेना पड़ेगा, बैकअप को मूव मूव कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? एएमआई और स्नैपशॉट, ठीक है? तो एएमआई स्नैपशॉट के अंदर डिफरेंस क्या है कि स्नैपशॉट किस लेवल पे काम करता है, वॉल्यूम के लेवल पे काम करता है, वो होता है इंक्रीमेंटल, ठीक है? इंक्रीमेंटल का क्या मतलब हुआ कि भाई एक इंस्टांस है, अगर आपने इसका स्नैपशॉट लिया, ठीक है? तो जो वॉल्यूम के अंदर होगा ना, सिर्फ उसका स्नैपशॉट आएगा, मशीन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी, ठीक है? ठीक है, तो इसका इसका आपने बनाया स्नैपशॉट। लेट्स से मेरी ये एक इंस्टांस थी, इसकी कोई वॉल्यूम थी, 5 GB की वॉल्यूम थी, ठीक है? आपने इसका स्नैपशॉट लिया तो 5 GB की वॉल्यूम आ गई, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम इसके अंदर आपने मशीन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, सिर्फ वॉल्यूम का डेटा आया है। आपने 1 महीने और काम किया, ये वॉल्यूम बढ़ के हो गया 10 GB, ठीक है? 10 GB वॉल्यूम हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्नैपशॉट लोगे ना, तो ये 5 GB का ही लेगा, क्योंकि एडिशनल स्टोरेज कितना है देखो, 5 GB तो इसके पास ऑलरेडी था पहले, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है? उसका बैकअप नहीं लेगा। जो एक्सटर्नली जो 5 GB जो बढ़ गया है, उसका स्नैपशॉट आ जाएगा 10 GB का। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब जो प्लस 5 GB का जो डेटा बढ़ा है, सिर्फ उसका ही बैकअप होगा, और 5 GB का तो पहले इसके पास था ही, वो एज इट इज आ जाएगा। इसलिए स्नैपशॉट को बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल, ठीक है? तो स्नैपशॉट क्या हो गया आपका, इंक्रीमेंटल हो गया। और एएमआई क्या होता है, इंस्टांस की कॉन्फ़िगरेशन और वॉल्यूम, ठीक है? दोनों ही आता है इसके अंदर। क्लियर? देखो, स्नैपशॉट के अंदर क्या आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का आएगा। एएमआई के अंदर क्या आएगा, मशीन की पूरी इमेज आएगी, ठीक है? मशीन की पूरी इमेज से क्या मतलब हो गया कि जितना सीपीयू था, जितना रैम था, जो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन थी, वही की वही मशीन की कॉन्फ़िगरेशन और वही का वही वॉल्यूम आप लॉन्च कर सकते हो। अब वॉल्यूम के अंदर क्या था कि वॉल्यूम का बैकअप लिया, इस वॉल्यूम के थ्रू आप इंस्टांस लॉन्च कर रहे हो, तो एएमआई आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे टी2 ले लो, चाहे टी3 ले लो, मेमोरी जितनी लेनी है, सीपीयू जितनी लेनी है, स्टोरेज जितनी लेनी है उतनी ले लो, बट स्टोरेज ये वाला ही अटैच होगा, ठीक है? बट इसके अंदर क्या था, भाई इंस्टांस और वॉल्यूम दोनों का आ गया, तो मतलब वही इंस्टांस लॉन्च होगा और वही वॉल्यूम लॉन्च होगा जो जिसका आपने एएमआई लिया है। ऐसा नहीं कि भाई एएमआई लिया है आपने टी2 का, अब एएमआई के थ्रू आप टी3 लॉन्च कर लोगे, नहीं।
T2 को लिया है, T2 ही लॉन्च होगा क्योंकि मशीन की भी तो इमेज आ गई ना वहाँ पे, मशीन की कॉन्फ़िगरेशन की इमेज आ गई, बट ये चीज़ आप स्नैपशॉट के साथ कर सकते हैं। स्नैपशॉट के अंदर सिर्फ वॉल्यूम वही आएगा, बाकी एएमआई की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप डिफरेंट डिफरेंट लॉन्च कर सकते हो, ठीक है? आप सेम रीजन के अंदर भी कर सकते हो, डिफरेंट रीजन के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है? और जो एएमआई होती है इनक्रिप्टेड होती है मशीन की इमेज, ठीक है? स्नैपशॉट और इंक्रीमेंटल हम बता ही दिया, इंक्रीमेंटल ये कैसे होती है। और आफ्टर रिस्टोरिंग गिव्स होल सिस्टम, वही है कि भाई स्नैप जब एएमआई लेते हो तो सिर्फ वॉल्यूम नहीं, पूरी मशीन की इमेज ही आप रिकवर कर लेते हो, ठीक है? और ये हमने देख लिया है कि भाई AWS की फ्री टियर अकाउंट बनानी है तो यहाँ पे जाओ, पर्सनल डिटेल डालो और 2 रुपये कट होंगे, और क्रेडिट कार्ड पूछेगा बट डेबिट डेबिट कार्ड डालना, वो हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से, तो जैसे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा भाई? नहीं नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं करेगा, फ्री टियर अकाउंट में कुछ में नहीं करेगा डायरेक्ट। वो बस यूज करना बंद, मतलब जैसे अभी यूज कर रहे हो ना अकाउंट को, तो भाई आगे से यूज नहीं कर सकते आप, बस ये चीज है, ठीक है? यूज नहीं कर सकते। तो अब देखो, मैं इस मशीन को भी एक बार के लिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अब देखो, अपाचे के अंदर गया, एक्शन के अंदर गया, ठीक है? इमेज एंड टेम्पलेट के अंदर गया, क्रिएट इमेज के अंदर जाऊंगा, ठीक है? इमेज का नाम दे दूंगा मैं AMI अपाचे, अपाचे मशीन की AMI बन जाएगी, ठीक है? इमेज डिस्क्रिप्शन भी यही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्रिएट करो। तो अब क्या बन गई, उस मशीन की AMI बन गई, वो कहाँ पे दिखेगी? अब AMI के अंदर जाओ, ये देखो यहाँ पे दिख गई, AMI बन गई, ठीक है? मतलब, और अच्छा ये AMI बन गई, यहाँ पे रीनेम कर दो माई AMI, ठीक है? जो आपने AMI बनाई, किसकी AMI बनाई है? इस वाले की, अपाचे वाले की, तो AMI के अंदर दिख गई, ठीक है? अगर आपको इसको लॉन्च करना है, सीधा जाओ, एक्शन के जाओ, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, सिंपल है, लॉन्च करो, जैसे आप मशीन लॉन्च करते हो ना, देखो ऑटोमेटिकली आ गई ना, आपको सिर्फ नाम देना है, बाकी AMI देखो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ गई ना, T2 वर्चुअल CPU1 करंट मेमोरी मेमोरीज। पहले क्या होता था, मुझे AMI सेलेक्ट करनी पड़ती थी, राइट? अब इसमें क्या हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया, सारी चीजें, ठीक है? स्टोरेज भी आपका ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है? तो बस लॉन्च कर दो। तो अब ये इंस्टांस जो लॉन्च होगी वो किसके थ्रू आपकी लॉन्च होगी? AMI के थ्रू लॉन्च होगी, ठीक है? एक तो ये चीज होगी, और एक्शन के अंदर जाओ एंड एडिट AMI परमिशंस के अंदर जाओ, ठीक है? अब देखो AMI को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है? आपको पब्लिकली शेयर करना है पब्लिकली शेयर कर दो, प्राइवेटली शेयर करना है प्राइवेटली शेयर कर दो, ठीक है? तो अगर आप शेयर कर रहे हो तो पब्लिकली शेयर कर रहे हो तुम, अबाउट टू शेयर, अच्छा एक बार देख लो AMI बन तो गई है ना ये, कॉपी AMI के अंदर गए, ठीक है? अब ये देख लो भाई, जहाँ भी कॉपी करनी है, जिस भी रीजन के अंदर आपको कॉपी करनी है, उस रीजन को अभी तो हम मुंबई रीजन के अंदर, लेट्स से मेरे को आयरलैंड रीजन के अंदर कॉपी करना है, तो कॉपी करोगे तो आयरलैंड रीजन में चेक चेक करोगे तो वो आपको AMI दिख जाएगी, ठीक है? तो AMI को किसी और रीजन के अंदर मूव भी कर सकते हो, बट रनिंग इंस्टेंस को तो नहीं कर सकते थे हम, ठीक है?
तो हमने देख लिया कि वो एएमआई कैसे बनाते हैं और एएमआई के थ्रू इंस्टेंस को लॉन्च कैसे कर सकते हैं और किसी दूसरे रीजन के अंदर मूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे गया, इंस्ट्रक्शन के अंदर गया, एक मिनट को, वॉल्यूम के अंदर जाओ। ठीक है, सेलेक्ट करो, एक्शन के अंदर जाओ, क्रिएट स्नैपशॉट हो गया। तो स्नैपशॉट क्रिएट करो, लिख देता हूँ माई स्नैपशॉट। ठीक है, तो इसकी स्नैपशॉट बन जाएगी, इस वाले वॉल्यूम की बनेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप स्नैपशॉट के अंदर जाओगे, ठीक है, ये देखो, ये पेंडिंग पेंडिंग है, मतलब स्नैपशॉट बन रही है ये। ठीक है, 30 GB वाली ये बन रही है। तो जैसे ही ये बन जाएगी तो सिंपल है, राइट क्लिक करो और क्रिएट कर लो। राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा लॉन्च इंस्टेंस। अभी बन रही है, अभी एक बार बन जाएगा। बन जाएगा तो जैसे स्नैपशॉट बन जाएगा तो स्नैपशॉट से क्या बना लो, वॉल्यूम बना लो। ठीक है, वॉल्यूम बन जाएगी तो राइट क्लिक करके उस वॉल्यूम से मशीन लॉन्च कर लो, जैसे एएमआई से लॉन्च कर रहे थे ना, वैसे ही। तो उस टाइम पे आप अपने अकॉर्डिंग से एएमआई सेलेक्ट कर सकते हो, बट वॉल्यूम आपकी जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है, लाइफ साइकिल मैनेजर। ठीक है, लाइफ साइकिल मैनेजर के अंदर क्या है कि आप देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन है, वॉल्यूम और इंस्टेंस। दोनों के बीच का डिफरेंस बताओगे, वॉल्यूम और इंस्टेंस का बीच का? वॉल्यूम के अंदर देखो, हमने जो मशीन बनाई थी, ठीक है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वॉल्यूम अटैच था 30 GB की, फिर वाइल लॉन्चिंग द इंस्टेंस 8 GB की लगाई, फिर आफ्टर लॉन्चिंग द इंस्टेंस 10 GB की लगाई। ठीक है, तो सिर्फ आप वॉल्यूम सेलेक्ट करोगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका ही स्नैपशॉट लेगा जिस वॉल्यूम को आप डिफाइन करोगे। अगर आप पूरा इंस्टेंस सेलेक्ट करोगे तो पूरे इंस्टेंस में देखा जाए कितनी वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम है, तो तीनों का स्नैपशॉट ले लेगा वो। ठीक है, क्लियर? तो ये डिफरेंस है। ठीक है, choose another role. डिफॉल्ट रोल दो, नेक्स्ट कर लो। अब देखो, वॉल्यूम यहाँ पे टैग वैग डिफाइन कर दो। ठीक है, जो भी डिफाइन करनी है। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे मुझे टैग वैग डालना पड़ेगा, कुछ भी डाल दो, टैग वैग पॉलिसी। क्या है प्रॉपर टारगेट रिसोर्स टैग? एक सेकंड को, नेक्स्ट स्टेप करो, मुझे वॉल्यूम की चाहिए, वॉल्यूम की लूंगा मैं। और रिसोर्स सेलेक्ट, नेम 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। डिस्क्रिप्शन में डाल दो डेटा
लो डिफ़ॉल्ट, नेक्स्ट करो। ये ले क्यों नहीं रहा ये? लाइफ साइकिल मैनेजर के अंदर गया। देखो ये कंप्लीट हो गया ना ये आपका स्नैपशॉट। यहाँ पे जाओ, एक्शन के अंदर जाओ, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, ठीक है। अगर इमेज बनाना चाहो इस स्नैपशॉट से इमेज भी बना सकते हो, क्रिएट वॉल्यूम भी कर सकते हो। तो अगर अगर कॉपी करना है इस स्नैपशॉट को तो कॉपी करो, जिस भी रीजन के अंदर कॉपी करना है उस रीजन को सेलेक्ट करो, उस रीजन के अंदर स्नैपशॉट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगर मशीन बनानी है इस स्नैपशॉट से, तो पहले तो स्नैपशॉट से क्या बनानी पड़ेगी, आपके वॉल्यूम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले इस रीजन के अंदर वॉल्यूम बनाओ, क्रिएट वॉल्यूम, नेम क्या आ जाएगा, स्नैपशॉट आईडी, ये वाली आईडी देखनी, 1E9, इससे जो वॉल्यूम होगी ना, क्रिएट वॉल्यूम के अंदर। अब देखो वॉल्यूम के अंदर 3 वॉल्यूम शो करेगी। एक तो डिफ़ॉल्ट लिनक्स वाली 3 GB 8 GB की, और ये एक 8 GB की, ये स्नैपशॉट वाली, ये देख रहे हो स्नैपशॉट की वॉल्यूम, ये वाली 30 GB की, ये जो आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के साथ अटैच करनी है तो यहाँ पे जाओ, एक्शन के जाओ, एक्शन के अंदर जाओ, और क्रिएट लाइफ साइकिल पॉलिसी करनी है इसकी। तो वॉल्यूम हैड डजंट हैव टैग, अच्छा टैग एडिट कर दो, मैं अगर दे देता हूँ यहाँ पे, हाँ, स्नैपशॉट वॉल्यूम। देखो किसकी लेनी है, मुझे वॉल्यूम की लेनी है, इंस्टेंस की लेनी है, ठीक है, लाइफ साइकिल। तो मुझे इस वाली वॉल्यूम की लेनी है, ठीक है, ये आ गया ऑटोमेटिकली। और देखते हैं रैंडम डाल के हो जाए तो हो जाए, नेक्स्ट करो। अच्छा, शेड्यूल शेड्यूल करो भाई, कब चाहिए मुझे इस स्नैपशॉट का बैकअप, कब कब चाहिए, डेली चाहिए, मंथ में एक बार चाहिए, वीक में एक बार चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, वो टाइम डिफाइन कर दो। रिटेंशन काउंट कितनी, मतलब कब तक चाहिए, ठीक है। अब जो स्नैपशॉट लोगे वो कब एक्सपायर होगा, 10 दिन में एक्सपायर होगा। तो ये सारी स्नैपशॉट की पॉलिसी भी, लाइफ साइकिल भी सेट कर सकते हो भाई, कब कब। भाई हर, जरूरी नहीं है कि हर टाइम में आप स्नैपशॉट आप लेते रहोगे, ठीक है। तो बेस्ट थिंग क्या है कि स्नैपशॉट को कि लाइफ साइकिल क्या कर दो, शेड्यूल कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो ल- लेता रहेगा, जो भी टाइम आप डिफाइन करोगे ना उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो लेता रहेगा। क्लियर है ये? ओके। अब देखो अब आपके पास आ गया स्नैपशॉट वाली वॉल्यूम, ये ठीक है, वॉल्यूम आ गई। इस वॉल्यूम को किसी मशीन के साथ अटैच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वॉल्यूम की लाइफ साइकिल पॉलिसी भी आप आपने क्रिएट करी थी, ठीक है। यहाँ से क्रिएट वॉल्यूम करो। तो देखो स्नैपशॉट के थ्रू मैंने एक और वॉल्यूम बना ली, ठीक है। हेलो। हम्म। तो स्नैपशॉट के थ्रू मैंने एक और वॉल्यूम बना ली। अगर आपने वॉल्यूम बना ली, आपके बैकअप के लिए आ गया, तो किसी मशीन के साथ अटैच करनी है, किसी मशीन को लॉन्च करो, अटैच करनी है तो अटैच कर देना वहाँ पे, ठीक है। डिलीट करनी है, डिलीट कर दो, स्नैपशॉट क्रिएट करनी है, स्नैपशॉट क्रिएट के ये क्रिएट कर दो, और उससे कोई वॉल्यूम बनानी है तो वॉल्यूम बना लो, ठीक है। और ये जो आपने एम आई बनाई थी वो एम आई यहाँ पे दिखी जाएगी आपको, ठीक है। ये सारी वॉल्यूम है। तो ये थी आपकी EC2 की ओवरऑल चीज़ें कि क्या कैसे है, क्या कैसे नहीं है। अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ है, मैं बता ही देता हूँ, इलास्टिक आईपी भी हो ही गई। देखो पहले तो इलास्टिक आईपी को रिलीज़ करनी पड़ेगी, रिलीज़ इलास्टिक आईपी, चलो ठीक है।
एक काम करता हूँ, मैं इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता हूँ। ये 2 रनिंग में है ना, ये टर्मिनेटेड है, ताकि मतलब मुझे बाद में सारी चीज़ें डिलीट करने में आसानी हो जाएगी। टर्मिनेट कर दिया मैंने। अब मैं इलास्टिक आईपी को रिलीज़ कर सकता हूँ और बाकी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लाइफ साइकिल मैनेजर, स्नैपशॉट्स, वॉल्यूम्स हो गया, आपका सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, इलास्टिक आईपी हो गया, कीपीआर हो गया, नेटवर्क इंटरफेस है। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क इंटरफेसेस, आप ये देखो 2 इंस्टेंस था, दोनों इंस्टेंस के अंदर ये नेटवर्क इंटरफेस था, ठीक है? जो कि इन यूज़ था, जिसकी पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी ये थी, ठीक है? तो आप, अगर आप चाहते हो कि भाई ये वाला नेटवर्क इंटरफेस रिमूव करके मुझे खुद का बनाना है, तो आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल डाल दो, सबनेट आईडी डाल दो, ठीक है? और अडेप्टर इनेबल करनी है, इनेबल कर दो, क्रिएट करोगे ना, तो जैसे वो ये आपका होता है ना इंटरफेस, जैसे मैं क्या बताऊँ, ये नहीं, देखो, जैसे ये आपकी होती है ना, ये वाली इंटरफेस, जैसे लैपटॉप के अंदर होता है ना, रुको मैं दिखाता हूँ। लैपटॉप कार्ड, ये देखो, ये वाली निक कार्ड होती है ना, ठीक है? तो जैसे इसको इसको चेक कर सकते हो ना, जैसे ये देखो, जैसे इसको चेंज करते हो ना, वैसे ही एडब्ल्यूएस के अंदर जो इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस होती है, ये चीज़ होती है, ठीक है? इस टाइप से, अगर आप इमेज आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, तो इस टाइप से, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वो वाला चीज़, वो वाली ईएनआई नहीं चाहिए, तो खुद की ईएनआई क्रिएट कर लो आप, ठीक है? खुद की ईएनआई क्रिएट करके आप क्या कर लो, सिंपल चीज़ है, अब उस ईएनआई को उस मशीन से डिटैच करो और नई वाली ईएमआई उस मशीन के अंदर अटैच कर दो, ठीक है? अटैच का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि कोई मशीन है ही नहीं हमारे पास अटैच करने के लिए, इसलिए अटैच का ऑप्शन फेड आउट आ रहा है, ठीक है? तो आप ईएनआई भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो इंस्टांस के अंदर गए हम, तो तीनों चीज़ें टर्मिनेटेड मिली मुझे। यहाँ पे इंस्टांस टाइप चूज़ कर सकते हो, जो भी चाहिए, रिजर्व चाहिए, डेडिकेटेड चाहिए। अच्छा, हमने एएमआई भी क्रिएट कर रखी है, तो एएमआई पे जाओ, एक्शन के अंदर जाओ और डी रजिस्टर एएमआई करो, डी रजिस्टर एएमआई, ठीक है? डीएमआई डी रजिस्टर होगी, एएमआई की कैटेलॉग यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? और वॉल्यूम 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 देखो, कुछ वॉल्यूम ना अभी अगर आपको दिखेगी तो कुछ वॉल्यूम डिलीटेड मिलेगी, ये देखो। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा ना, तो सिर्फ 2 वॉल्यूम है हमारी, ठीक है? जो कि हमने स्नैपशॉट और स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट करा है, बिकॉज़ बाय डिफ़ॉल्ट सारी वॉल्यूम इंस्टांस के साथ डिलीट डिलीट ठीक है, वॉल्यूम भी डिलीट होगी आपकी। स्नैपशॉट देखो, स्नैपशॉट मेरे पास पड़ी है 2, तो स्नैपशॉट को भी डिलीट, स्नैपशॉट आर्काइव करना चाहो, आर्काइव भी दिख जाएगी, ठीक है? और आपकी बच गई एक इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी तो ली थी ना, देखो इलास्टिक आईपी नहीं गई ना इंस्टांस के साथ, तो रिलीज कर लो इलास्टिक आईपी, तो इंस्टांस डिलीट हो गया, तो रिलीज हो जाएगी इलास्टिक आईपी, रिलीज होगी इलास्टिक आईपी भी, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से आप खुद भी लैब परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? हाँ जी। क्या था? ओके, तो इसमें अभी तक जो करा हमने, अभी तक वैसे मैंने ट्राई करा है कि भाई सब कुछ लाइक लोअर लेवल से समझाऊं, बट फिर भी अगर कुछ है तो वी कैन डिस्कस। रिवाइज कर लो, और बाकी अब तो इसी टू कर लोगे ना, लाइक अब इसी टू के अंदर। हम्म, हो जाएगी, कोई इतना बड़ा वो नहीं है।